Merciful. Distinguished panel of esteemed guests from diverse professional fields, respected head of the institution, dedicated teachers and dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullah. And a very warm, pleasant afternoon to everyone present here. We feel truly honored to be in the presence of such accomplished personalities from the fields of medicine and technical education, whose journey inspires us all. Today is merely not a gathering, but a meaningful step towards shaping a focused and successful future. A career guidance session like this helps students gain clarity, confidence, and direction. This insightful session has been organized by Raza Coaching Institute, an institute dedicated to nurturing talent and guiding students towards excellence. First of all, let me introduce myself to you. I am Mavish. And I am Atika Taj, and together we will be your hosts for today. To formally begin this program, I invite Mr. Imran Sir, a promising teacher here, to introduce all of these personalities to you and a welcome speech. Thank you. Welcome him with big round of applause. गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज का इवेंट जो हमारे लिए एक कैरियर गाइडेंस सेशन की तरह है। इस इवेंट में हमने आपकी जितने भी डाउट्स, जितनी भी क्यूरीज वगैरह हैं, वो सारी सॉल्व करनी है। क्या आपको रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स कौन से लेने हैं, कौन से नहीं लेने। तो ये सेशन आप सबके लिए, मैं सबसे पहले तो अपने सब मेरे फ्रेंड्स भी हैं, सबका थैंक यू करना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे आए, अपना टाइम दिया और आप सब के लिए यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए आए। तो अपना बहुत कीमती वक्त निकाल के आपके लिए यहाँ पे आए, सिर्फ आप सबको बताने के लिए। तो इन्होंने ये सेशन एक बहुत ही मेमोरेबल सेशन बना दिया हमारे लिए। इनका आना हमारे लिए बहुत ही, इन्होंने अपना टाइम, जो प्रीशियस टाइम, इतना प्रीशियस टाइम अपना निकाल के अपने कॉलेज को छोड़ के इन्होंने यहाँ पे आए, यहाँ पे इनका आना, सबका तो मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहता हूँ कि सबका सारे यहाँ पे आए। तो इसके साथ सारे आपको जितने भी रिलेटेड टू क्यूरीज हैं, जितने भी आपने 10th to 12th में 11th में जो जा रहे, उन्होंने जितने भी रिलेटेड टू जिसने जो सब्जेक्ट लेना है, चाहे मेडिकल हो, चाहे नॉन मेडिकल हो, चाहे आर्ट्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जितनी भी क्यूरीज हैं सारी वो सॉल्व करेंगे। ये वन बाय वन आप कम्युनिकेशन इनके साथ कर सकते हो, जो जो आपको चाहिए वो सारा बताएंगे। ये यहाँ पे ये सिर्फ आपके लिए ही अगर आए, सिर्फ आपको गाइड करने के लिए आए हूँ यहाँ पे। तो आपको जितने भी, अभी तो 10th से 11th में जाते समझ ही नहीं आता है कि सब्जेक्ट कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, वो सब बताने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं आप सबको। तो आप सब ने इनसे जितने भी आपको डाउट्स हैं, आपने स्ट्रीम्स कौन सी सिलेक्ट करनी है, किसी में कोई अभी पता ही नहीं चलता है, किसी को मेडिकल लेनी है, किसी ने नॉन मेडिकल लेनी है, या आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है। जितने यहाँ पे मेडिकल वाले डॉक्टर्स हैं वो निकल के चुके हैं, वो जो आप अभी जहाँ पे जाने लगे यहाँ पे उसको फेस करके निकल चुके हैं। अभी बिफोर नीट, आफ्टर नीट के बाद भी जितने भी सब बैठे हुए हैं, चाहे जेई के लिए हों, जेई के लिए भी जितने जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सब यहाँ पे जिस फेस पे अब आप जाओगे, ये निकल चुके हैं काफ़ी टाइम पहले। तो सब बताएंगे इनको कितने अप्स एंड डाउन्स आएंगे, इनको कितनी चीज़ें फील करनी पड़ी, कैसे इन्होंने स्ट्रेस को मैनेज किया, कैसे एंजाइटी को मैनेज किया इन्होंने, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। अभी पुंछ में पहली बार ये सेशन ऑर्गेनाइज हुआ और ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है।
इसमें आपको जितने भी डाउट्स हैं, जितने चाहे आपको आपको कुछ भी हो, कुछ भी पूछना है, ये आपके मेंटर हैं, बैठे हुए हैं सामने, आपको ही आपके लिए आए। सबसे पहली बात तो आपके लिए आए, आप स्टूडेंट्स के लिए आए। इन्होंने वो चीज़ फील की थी, फेस की थी कि इन्हें वो चीज़ नहीं मिल पाई थी, लेकिन इन्होंने सोचा कि वो चीज़ आप तक पहुंचनी चाहिए, आपको मिलनी चाहिए वो चीज़। तो ये सिर्फ आपके लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो इन्होंने आपको जितने भी डाउट्स हैं, सारे इन डाउट्स से इनसे पूछो। जितने भी आपको रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स, अगर आपने आपको जिस चीज़ में अगर आपको सब्जेक्ट्स में कोई कोई डाउट आता है, किसी को सॉल्व नहीं होती है, फिजिक्स सॉल्व नहीं होती है, कैसे फिजिक्स को कैसे टैकल करना है, किसी को केमिस्ट्री सॉल्व नहीं होती है, केमिस्ट्री को कैसे टैकल करना है, कोई बॉटनी जोलॉजी में नहीं, बॉटनी जोलॉजी को नहीं पढ़ सकता कि उसको बॉटनी जोलॉजी कैसे टैकल करनी है, कोई मैथ के लिए नहीं जा सकता, कोई मैथ नहीं समझ आती है कैसे मैथ को टैकल करना है, एग्जाम के प्रेशर को कैसे मेंटेन करना है, कैसे स्ट्रेस पढ़ते में कितने अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो सारे मैनेज करेंगे। आपको सारा बताएंगे यहाँ पे कैसे उस चीज़ को सबको कैसे मैनेज करना है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे यहाँ पे। आप आपने जो जो पूछना है इनसे वो सब आप पूछो। थैंक यू। और सबसे पहले फिर से मैं एक बार थैंक यू करना चाहता हूँ कि आप सब यहाँ पे आए। तो सबसे पहले मेरे सारे फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा अवेश, डॉक्टर अवेश, आप आए। Assalamu alaikum and very good afternoon to everyone. First of all, I would like to thank all the organizers, faculties of Raza Coaching Institute, especially Rukhsar sir, Imran sir, and each one of you who bring here today. देखो, चलो पहले थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूँ. Myself, Mohammad Wais Malik, currently pursuing my degree in Bachelor of Veterinary Science from SCAST Kashmir. अगर आपने नाम सुना है तो होप सो सुना होगा. देखो, आप जिस स्टेज में अभी बैठे हो, आज से कुछ साल पहले हम भी यहीं थे, और मुझे पता है अभी आपके माइंड में क्या चल रहा होगा. बहुत सारी अनसर्टिनिटी होती है, पता नहीं चल रहा होता चीज़ों का कैसे करना है. लिविंग वर्ल्ड का एक जो क्वेश्चन है वो हो जाता है तो लगता है इस बार तो एमसीली पक्का है. फिर उसके बाद जब रोटेशनल पे आते हैं सब चीज़ें ब्लैंक हो जाती हैं. ये सब जो है इस स्टेज पे नॉर्मल है. सबसे पहले मुझे बताओ, फाउंडेशन क्लासेस वाले बच्चे यहाँ पे कितने हैं, जो 8th 9th 10th वाले कौन कौन है? चलो पहले हम इसी बारे में बात करते हैं. देखो, आपका क्या मसला है जो 8th 9th 10th वाले हैं. सबसे पहली चीज़ ये है, आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ दी बच्चे इंस्टाग्राम या यूट्यूब की रील्स से देख के अपना कैरियर डिसाइड कर लेते हैं. कुछ भी देखते हैं उनको लगता है कि हमको इसी को आगे परस्यू करना है. ऐसा है कि नहीं है? ऐसा. लेकिन जब वो एक्चुअल में उस कोर्स में आते हैं उसके बाद उनको पता चलता है कि यहाँ पर जो एक्चुअल स्ट्रगल है वो तो यहाँ से शुरू हो रही है. इसलिए आपने सुना होगा हर बच्चा किसी भी कम्पिटिटिव के लिए 1 साल 2 साल 3 साल इवन 4 4 साल ड्रॉप करते हैं. लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कोई बच्चा इस चीज़ के लिए ड्रॉप ले रहा है, इस चीज़ के लिए टाइम ले रहा है कि हमको अपना कैरियर डिसाइड करने के लिए सोचना है. आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज़ कि आपको अभी कुछ भी डिसाइड नहीं करना. सबसे पहली चीज़, क्योंकि आप ऐसी स्टेज पे हो, आपको क्या करना है? प्रोसेस को फॉलो करना है, गो विद द फ्लो. आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज़ ये है, आपको सब जितने भी जो कैरियर्स हैं उनके बारे में आपको पता करना है. लेकिन टाइम लेना है, प्रॉपर टाइम लेना है. अभी जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं आप उसको अच्छे तरीके से प्रोसेस को फॉलो करो. एकदम आपको कुछ नहीं सोचना मुझे भी नीट निकालना है, जेई निकालना है, क्या निकालना है. जो पढ़ा रहे हैं फाउंडेशन क्लासेस में आप उस पर फोकस करो. जब आपका वो प्रोसेस गुजरेगा 3 साल का, 8th 9th 10th का, जब आपको 11th में आके अपनी स्ट्रीम डिसाइड करनी होगी तब आपको खुद पता चल जाएगा. लेकिन अगर आप 8th से ही सोच लोगे कि मुझे यही करना है, 11th में 12th में आपको पता चलेगा कि यार मुझे तो ये करना ही नहीं था. इसलिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप क्या करो, जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो आपकी फैकल्टीज़ है, जो वो बोल रहे हैं, जो वो कंसेप्ट हैं, आप उनको प्रॉपरली फॉलो करो अच्छे तरीके से. लेकिन अभी डिसाइड नहीं करना, क्योंकि उसके लिए टाइम लेना है, आपको प्रॉपर सोचना है अच्छे से. और उसके बाद आप जब 3 साल आप उस प्रोसेस से गुजरोगे आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको आगे करना क्या है. देन उसके बाद जो बच्चे 11th 12th वाले हैं, आपने तो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो कि हमको क्या करना है, नीट की तरफ जाना है या जेई की तरफ जाना है. देखो, एक चीज़ है लाइफ में, अगर आप फेल होते हो, आप फेलियर से कोप अप कर जाओगे. क्या होगा? नीट नहीं होगा, कोई और कैरियर होगा, 3 4 साल बाद आप एडजस्ट हो जाओगे, फेलियर से आप कोप अप कर जाओगे. लेकिन अगर आपको रिग्रेट रह गया, 0.001% पे रिग्रेट रह गया, आप लाइफ टाइम नहीं कोप अप कर पाओगे. आप जब अपने डेथ बेड पे होगे ना, तब भी आपको लगेगा काश वो कर लेता या वो कर लेती. इसलिए सबसे पहली चीज़ ये है, आपको क्या करना है? अपने एफर्ट्स देने हैं. जितने आप एफर्ट्स दे सकते हो आपको वो देने हैं. आपको रिग्रेट से बचना है. फेलियर का कोई मसला नहीं है, समझे? फेलियर से कोप अप किया जा सकता है. फेलियर का ये मसला है कि देखो,
आप में से किसी ने छिछोरे मूवी देखी है? एक्चुअली बताता हूँ उसमें होता क्या है। वहाँ कॉलेज में एक टीम होती है, उनको क्या करना होता है, उनको हर कोई फेलियर बोलता है, वो कभी जीते नहीं होते। अब उनको क्या करना होता है, एक लास्ट टाइम होता है, उनको उनको वो गेम्स जीतनी होती हैं। अगर वो जीत जाएंगे फेलियर का टैग हट जाएगा, अगर नहीं जीतेंगे तो नहीं हटेगा। लेकिन वो अपने पूरे एफर्ट्स देते हैं, सब कुछ करते हैं। बास्केटबॉल का मैच होता है, एक पॉइंट से हार जाते हैं एंड पे। लेकिन आपको मैं बताऊं उस मूवी का हिट होने का रीजन ही वही था, वो एंड पे हारे। अगर वो हारते ना, मूवी एक नॉर्मल मूवी हो जाती कि स्कूल में क्या हुआ, एक गेम्स हुई तो वो जीत गए। उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो हार गए, लेकिन एक्चुअल में वो हारे नहीं, क्योंकि उनने अपने पूरे एफर्ट्स दिए, उनको रिग्रेट नहीं था। और दूसरी चीज ये है कि आपके साथ भी ऐसा ही है, आपको क्या करना है, अपने पूरे एफर्ट्स देने, और रिग्रेट नहीं होना चाहिए। और लाइफ में कई बार ऐसा होता है, फेल होने के लिए, लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए फेलियर जो है वो भी बहुत जरूरी है। देन यही सब जो है आपको प्रोसेस फॉलो करना है 11th 12th वालों को। आपको क्या करना है, जो भी अपना टाइम है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। अभी और भी ये बैठे हैं, ये आपको बताएंगे डिटेल में आपको कैसे पढ़ना है एंड किसको फॉलो करना है, उस बारे में मैं कम जाऊंगा, मैं ज़्यादा पेयर प्रेशर के बारे में जाऊंगा। और एक और चीज़, मेंटल हेल्थ, इसको बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना। जब आप घर बोलोगे हमको ये हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, घर वाले आपको बोलेंगे कि यार ये ड्रामे कर रहा है या ड्रामे कर रही है। हमारी सोसाइटी में ऐसा है नहीं है उनको लगता है कि बच्चे क्या करते हैं, एस्केप करना चाहते हैं। बट एक्चुअल में ये एक इशू है अभी के टाइम पे। अगर आपके साथ ऐसा कोई मसला हो रहा है, आप अपनी फैकल्टी से बात करो, आप किसी और से बात करो। आपको कोई भी ऐसा हो रहा है कि आपको किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है, ये चीज़ एक्चुअल में प्रॉब्लम है अभी के टाइम पे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी चीज़ से सफ़र करते हैं। और एंड पे जाते जाते ये इतनी पाइलअप होती जाती है, इतनी पाइलअप होती जाती है, और बहुत ज़्यादा एंड पे क्या होता है, बंदा टोटली डिजास्टर हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना। करोगे, अपने पेरेंट्स से बात करो, उनको समझाने की कोशिश करो। तो और मैं देख पा रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ दी जो गर्ल्स हैं यहाँ पे, देखो पहली चीज़ ये है, गर्ल्स एजुकेशन की अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि मोर देन 85% जो मुझे यहाँ पे गर्ल्स दिख रही हैं। आपको पता, मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज में मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज में क्या है, गर्ल्स को जो है एजुकेशन के लिए जो है वो घर वाले अलो ही नहीं करते। घर वाले अलो करेंगे, सिस्टम ही अलो नहीं करता है। और दूसरी चीज़ ये है, आप बहुत लकी हो कि आपको इसका क्या मिल रहा है, मौका मिल रहा है पढ़ने का। और आपके बहुत ज़्यादा सपने होंगे कि मतलब हमको ये करना है, इंडिपेंडेंट बनना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ एक चीज़ है, वो है एजुकेशन। द ओनली वेपन जो है वो सिर्फ एजुकेशन है। अगर आप वो सब पाना चाहते हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ माइक्रो सेकंड्स के अंदर आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी, इतनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी। देन उसके बाद सिर्फ रिग्रेट बचेगा। सो स्पेशली फॉर गर्ल्स, आपके लिए ये जो है बिल्कुल गोल्डन टाइम है, 11th 12th का, या फिर आप अगर ड्रॉप वगैरह कर रहे हो उसका, तो ये बहुत गोल्डन टाइम है। आपको अगर अपनी पूरी लाइफ अपने खुद से डिसाइड करनी है, हमको आगे कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए प्रोफेशनल कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से अगर आप नीट या जेई या फिर और किसी कोर्स की तरफ जा रहे हो, तो ये बेस्ट टाइम है, आपको जाना चाहिए। और ज़्यादा टाइम में नहीं लूँगा। एक चीज़ और, ये मैटर नहीं करता मतलब आप लड़का हो लड़की हो, आपकी एज क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपके रिलीजन क्या है, कुछ मैटर नहीं करता। अगर आप अभी से ठानो कि हमको मेहनत करनी है, लेकिन मेहनत राइट डायरेक्शन में करनी है, फैकल्टीज जो भी हैं उन सबको फॉलो करना है अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से। और जो भी अगर घर वाले कुछ भी स्ट्रेस वगैरह का या फिर इस चीज़ पे वो बोलते हैं कि आप मतलब इस चीज़ को नेगलेक्ट करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फैकल्टी से बात करो, घर वालों को समझाने की कोशिश करो। और फाइनल में जो अपनी स्पीच है इसको ख़त्म करता हूँ कि क्या करना है, 8th 9th वालों को अभी डिसाइड नहीं करना कि आपको क्या करना है। आपको उस प्रोसेस को फॉलो करना है, ट्रस्ट करना है उस प्रोसेस को। जो 11th 12th में जो बच्चे हैं, आपने तो ऑलरेडी सोच रखा है, तो आपको उसी को क्या करना है, कंटिन्यू करना है। और किससे बचना है, रिग्रेट से बचना है। अभी आपको लग रहा होगा शायद मतलब रिग्रेट और फेलियर में कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। रिग्रेट से कभी ज़िंदगी में बंदा कोप अप नहीं कर पाता। सो ये चीज़ है कि आपको क्या करना है, रिग्रेट से बचना है और अच्छे से मेहनत करो, तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगा। थैंक यू। सॉरी टू इंटरप्ट यू। काफ़ी बच्चे हैं वो सुन रहे हैं और ये भूल जाओगे आप। तो उसके लिए मेरी एक आपको सजेशन है, आप सबके पास फ़ोन तो होगा ऑलमोस्ट सबके पास, वो अपना फ़ोन निकालें और नोट में या फिर व्हाट्सएप पे कहीं जो मेन पॉइंट आपको लग रहे हैं वो लिखते जाएं साथ में, ताकि वो आपके लिए बेनिफिशियल रह सके, है ना। तो फ़ोन निकालें, उसमें साथ में जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहा है वो लिखते रहें साथ में, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए बड़ा बेनिफिशियल रहने वाला है। थैंक यू। सॉरी
क्या मैं आप सबको पहले एक बारी प्रॉपरली अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया, तो उसके लिए सॉरी कहना चाहता हूँ, और एक बारी फिर से आप सबको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि आप कहाँ कहाँ से हो, कौन से मेडिकल कॉलेज से हो, कैसे नहीं, सबको पता चल जाना चाहिए। वैसे तो लगा हुआ है सामने, तो उसके लिए तो सबसे पहले डॉक्टर ज़ाक बैम्स गोवा सेकंड ईयर, उसके बाद डॉक्टर जाहिद जेएमसी कुपवाड़ा सामने लगा हुआ है, फिर उसके बाद शहजाद एनआईटी श्रीनगर, ये जेई मेंस के लिए आपको गाइड करेंगे अच्छे से, कैसे जेई मेंस जेई एडवांस के लिए कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे नहीं पढ़ना है, सब वो आपको गाइड करेंगे। और डॉक्टर अवैस तो स्कॉस कश्मीर आपको गाइड कर चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर एक बार फिर से हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर थोड़ा कुछ और बताना चाहे इन्होंने तो आपको बता देंगे। उसके बाद डॉक्टर अकीब जीएमसी जम्मू, तो सबका इंट्रोडक्शन यही है, सामने लगा हुआ है, लेकिन फिर से एक बारी मैं सॉरी कहना चाहता हूँ कि मैं इनको प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया था। तो फिर मैं अब नेक्स्ट बुलाऊंगा डॉक्टर रिजाद को, क्या वो आए अपना वैल्यूबल टाइम Starting with the name of Almighty, who is most merciful and beneficial for all of us. First of all, I would like to thanks and congratulate the team of Reza Coaching Institute, especially Sir and Imran, for organizing such a beautiful event in our district, Poonch. Actually, it's the need of the time, sir. I am thinking so, and thanking sir for giving us the opportunity to interact with the student of our district, Poonch. Then I would like to introduce myself. I am Dr. Sorry, एक मैं बात ऐड करना चाहूँगा सर, आपने और डॉक्टर लगा दिया, एक्चुअली अभी ये बात बहुत रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबिलिटी देखना है, तो इसलिए सर अभी बहुत टाइम लगेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन। एंड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम मोहम्मद रज़ाक, स्टूडेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा, currently pursuing Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery. I am telling you all these things to let you know where we are now, only then you are able to test us, only then you are able to follow our instruction. अगर को पता ही नहीं हम कहाँ पे, तो क्या मतलब है आपसे हमसे बात करने। सो आराम से बैठे और इन सब जितने भी हैं इनके एक्सपीरियंस से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हम खुद ठोकर खाएंगे और फिर खुद सीखेंगे। हमने बहुत कुछ फेस किया है इस पूरी ड्यूरेशन में, वो चीज़ हम आपको बता सकते हैं। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब हम प्रिपरेशन करते थे तो हम यहाँ से 11th क्लास में जम्मू गए थे, हमारे साथ और भी इंस्टीट्यूट में बहुत बच्चे होते थे। हमें लगता था कि हम पुंछ से आए हैं, इतना कुछ पता नहीं है हमें, लेकिन चीज़ क्या थी, हमारे उनके पास गाइडेंस थी। वो लड़के बहुत एक्सेल करते थे, मतलब एग्ज़ाम होते थे उनके अच्छे मार्क्स आते थे। हमें लगता था यार हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे हैं। तो फिर हमें कुछ टाइम के बाद ही, मतलब डिग्री ज्वाइन करने के बाद रियलाइज हुआ वो गाइडेंस थी, उनको प्रॉपर गाइडेंस थी, वो गाइडेंस पे चल रहे थे, तब जाके उनको पता चला उनके सीनियर और उनके ब्रदर सिस्टर जो उनके प्रॉपर गाइड कर रहे थे। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए आप गाइडेंस के बिना नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट विल टेक अ लॉट ऑफ, श्योरली इट विल टेक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने टॉपिक डिसाइड किए हैं, एक्चुअली हम आपको बोर नहीं करना चाहते क्योंकि 4-5 पर्सन आर देयर, सो हम अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे। उसके लिए जो मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो है स्ट्रीम सिलेक्शन। यहाँ पे मैक्सिमम 9th-10th के बच्चे, 11th-12th का कौन ड्रॉपर? नो वन इज ड्रॉपर, ओके। सो हाँ, सो स्ट्रीम कैसे सिलेक्ट करनी है, देखो जब तक हम 9th-10th पार करते तब तक हम मैक्सिमम ऑल सब्जेक्ट से हमारा एक्सपीरियंस हो जाता है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, ईवीएस, सोशियोलॉजी, सबका पता चल जाता है हम ये सब्जेक्ट में इसमें ये पढ़ाएंगे, उसमें वो पढ़ेंगे। तो जो स्टूडेंट कॉन्शियस होता है अपने फ्यूचर को लेके, जो स्टूडेंट को फिक्र होती है कि मैं आगे क्या करूँगा, जो फ्लो के साथ नहीं चलते, जिनकी एक यूनिक आइडेंटिटी है, वो क्या करते हैं वहीं पे अपना इंटरेस्ट ढूंढ लेते हैं कि हाँ मैं किस सब्जेक्ट में कर सकता हूँ कुछ। इसीलिए मैक्सिमम स्टूडेंट वहीं पे अपने इंटरेस्ट ढूंढ लेते हैं कि मैं मैथ्स कर लेता हूँ, मैं बॉटनी कर लेता हूँ, ज़ूलॉजी कर लेता हूँ, सोशल स्टडीज़ कर लेता हूँ, ये मैक्सिमम स्टूडेंट वहीं पे ढूंढ लेते हैं। लेकिन हमारी इस डिस्ट्रिक्ट का क्या हाल है कि ये बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें क्या है ना, हर आदमी एक दूसरे को जानता है। और उसका ड्रॉबैक क्या है कि किसी को अगर सिलेक्ट सब्जेक्ट करने होंगे तो वो फ्लो के साथ जाएगा। मेरी फ्रेंड है, उसने बॉटनी ली, उसने पीसीएम लिया, मैं भी पीसीएम लूँगा, उसने पीसी भी लिया, मैं भी पीसी भी लूँगा। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि
तुम्हारी फ्रेंड ने चाहे सोच के पीसीबी लिया होगा या पीसीएम लिया होगा, क्योंकि वो कैपेबल है, उसको इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, तो आपको उस फ्लो के साथ नहीं जाना, आपको सोचना है। जब तक आप सोचोगे नहीं, जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे आपको कौन सा सब्जेक्ट लेने, तब तक आप नहीं कर पाओगे। और उसके बाद एक तो फ्लो की बात आ गई, और मैक्सिमम सब्जेक्ट से तो आदमी अवेयर हो ही जाते हैं सब्जेक्ट, तो आदमी को वहीं पे स्टार्ट कर लेना है अपने अपना इंटरेस्ट ढूंढने के लिए, इसलिए। और सेकंड चीज़ जो है इसमें स्ट्रीम सिलेक्शन में, इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फर्स्ट इंटरेस्ट एंड सेकंड इज एप्टीट्यूड। इंटरेस्ट क्या होता है? जो आदमी को अच्छा लगता है। अब जो चीज़ सब अच्छी लगती है आदमी पा तो नहीं ना सकता, इसलिए इंटरेस्ट वो होता है जो आदमी कर सकता है, जो आदमी के पास पोटेंशियल होता है वो चीज़ करने का, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। मीन्स आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप बॉटनी पढ़ रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है, आपको जब टाइम स्पेंड कर रहे हो आपको अच्छा लग रहा है, मतलब बोर नहीं फील हो रहे हो, आप टायर्ड नहीं हो रहे हो, एग्जॉस्ट नहीं हो रहे हो, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा और पढ़ लो, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। इसमें आप इस टेक्निक के थ्रू अपना इंटरेस्ट जानो सबसे पहले, क्या आपको क्या पढ़ने में अच्छा लग रहा है, आपको बॉटनी, आपको जोलॉजी, आपको साइंस, सोशल स्टडी। ये बहुत गलत फोबिया है, किसी सब्जेक्ट में कोई स्कोप नहीं है। इट्स ऑल अप टू यू, इट्स ऑल अप टू यू। आप एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हो आप आर्ट्स पढ़ें, आप डॉक्टर बनना चाहते हो आप मेडिकल पढ़ें, आप इंजीनियर टेक्निकल में जाना चाहते हो आप ये पीसीएम पढ़ें। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि हम ऐसे टैबू है कि इसमें आर्ट्स में ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल अप टू अस हाउ वी डील विद द सब्जेक्ट। एंड देन इसके बाद सब्जेक्ट, हाँ सेकंड वर्ड, सॉरी मैं भूल गया, सेकंड वर्ड है एप्टीट्यूड। इंटरेस्ट की बात हो गई, समझ गए तुम लोग? कैसे इंटरेस्ट पहचानोगे अपना, कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे? आप तो 12th में हो, क्या कौन सी बात? ओके, इन विच स्टैंडर्ड यू आर? सो हु इज फ्रॉम 10th पास आउट? एनीवन? अरे बी कंफर्टेबल, डोंट वरी, हम भी कल यहीं पे थे। हाँ, कौन सी क्लास में? 10th। एग्जाम दिए? ओके, क्या क्या सोचा आपने? बोथ? वाई? हम्म। सो प्रोफेशन वाइज क्या करना चाहते हो आप? ओके, वेरी गुड, ये हिम्मत है, ठीक है। देखो उन्होंने अपना इंटरेस्ट दोनों में लगाया, तो कोई गलत बात नहीं है उसमें। उनका मैथमेटिक्स उनकी फिजिक्स में हेल्प करेगा और वो अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हमारा टैब है कि मैथ नहीं आता तो साइंस ले लो, जब फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो न्यूमेरिकल फंसा देते हैं, न्यूमेरिकल नहीं होंगे तो फिजिक्स कैसे होगी, फिजिक्स नहीं होगी तो नीट कैसे होगी। सो अच्छा है, लेकिन आदमी को बिल्कुल क्लियर रहना है क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके बाद एप्टीट्यूड की बात अगर करें तो एप्टीट्यूड होता है कि इंसान का पोटेंशियल क्या करता है, मतलब एक इंसान में एक पोटेंशियल होता है ना, जैसे उनका पोटेंशियल है वो मैथमेटिक्स भी अच्छे से कर ले रहे हैं, उनको बॉटनी में भी इंटरेस्ट है। हर आदमी का एक पोटेंशियल होता है, एक इनर फीलिंग होती है, मतलब उसको किस चीज़ में एग्जॉस्ट नहीं हो रहा, मज़ा आ रहा है करने में, वो होता है एप्टीट्यूड। आदमी को अपना स्ट्रीम, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के बेसिस के ऊपर फॉलो करना है। ओके, अच्छी स्ट्रीम सेलेक्ट करोगे तो अच्छे से आगे तुम्हारा फ्लो जाएगा, नहीं तो तुम अगर फ्लो में चले जाओगे, किसी को नहीं जम रहा मैथमेटिक्स, किसी को बॉटनी नहीं जम रहा, वो ले लेगा, उसके चक्कर में ले लिया, फ्रेंड के चक्कर में, लेकिन आगे कैसे कवर अप करोगे? जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप सोच रहे हो ना वो बहुत टफ भी नहीं है लेकिन ईजी भी बिल्कुल नहीं है, समझ रहे हो तुम? इसलिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और ये बात होगी सब्जेक्ट की। हाँ, आप इसके कैरियर बेसिस के ऊपर अपना सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो। कैरियर बेसिस पे कैसे? जैसे किसी को लग रहा है कि मैं डॉक्टर बन के सेटिस्फाइड रहूँगा, किसी को लग रहा है कि मैं एक इंजीनियर बन के अपनी लाइफ अच्छे से गुजारूंगा, किसी को लग रहा है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छा बन सकता हूँ, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट चूज़ करें। लेकिन मेरा ये आपको सजेशन है कि सब्जेक्ट चूज़ करने से पहले अपने आप को एक बंद कमरे में बैठें और सोचें। आज तक कभी भी मार्क्स के बेसिस पे सब्जेक्ट चूज़ मत करना। कुछ का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि मार्क्स वार्क्स ले लिए अच्छे से और लगा नहीं अब तो साइंस रखेंगे, हमारे तो इतने अच्छे मार्क्स आ गए, तो नहीं हो पाता। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल हमने देखी हैं। मार्क्स के बेसिस के ऊपर कभी सिलेक्ट मत करना सब्जेक्ट, अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस, अपने इंटरेस्ट और अपने एप्टीट्यूड के बेसिस के ऊपर अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना। एंड देन
सब्जेक्ट स्ट्रीम की बात तो होगी, कौन कौन सी इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड कैरियर, इन चीज़ों के बेसिस के ऊपर आपको सब्जेक्ट चूज करने। और पेरेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। आज के टाइम में मैक्सिमम देखा जाता है कि मतलब पेरेंट कुछ चाह रहे हैं, बच्चे कुछ चाह रहे हैं। देखो, जिस चीज़ को आप क्लियर करने का सोच रहे हो ना, वो एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। उसमें आपको सिर्फ सब्जेक्ट, सिर्फ स्टडी, सिर्फ एजुकेशन से काम नहीं बनेगा, इमोशनल सपोर्ट बहुत चाहिए रहती है उसमें। जब तक मतलब अगर आपके पेरेंट से बात करो, मैं आज के टाइम में पेरेंट से बात नहीं कर रहे हैं लोग, मैं खुद अपनी फैमिली में देखता हूँ, बहुत सारी एग्जाम्पल हैं। जब तक आप पेरेंट्स से बात नहीं करोगे, जब तक आप उनके साथ अपनी चीज़ें शेयर नहीं करोगे, चाहे उनके आइडियाज़ अलग हैं, वो चाहते हैं आप मैथ रखो, आप चाहते हो बायोलॉजी रखो, आप जब बातें करोगे ना, आप जब इंटरेक्ट करो एक दूसरे के साथ, तो आप बहुत सारा प्रेशर वहीं पर रिलीज करो, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल सपोर्ट बहुत चाहिए। आपको अगर इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलेगी, आप नहीं कर पाओगे। फाइनेंशियल सपोर्ट से, हाँ, फाइनेंशियल सपोर्ट मेरे हिसाब से 60% रोल प्ले करता है, लेकिन इमोशनल सपोर्ट बहुत मैटर करता है। आपका एक बार नहीं होगा, बच्चे वहीं पे बोल देंगे नहीं तुझसे नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। आपको इमोशनल सपोर्ट कैसे मिलेगी? आप पेरेंट्स से डिस्कस करो चीज़ें कि कैसे करना है, क्या करना है, हम ये सब्जेक्ट चाहते हैं, आप क्या चाहते हो। बात नहीं करोगे तो वो भी सोचेंगे कि इनको लगता है हमारा कोई इनकी ज़िंदगी में कोई रोल नहीं है। इसलिए अपने पेरेंट्स से भी अच्छे रिलेशन रखो इस एस्पेक्ट में। अब बाकी तो अच्छे रिलेशन रहते हैं, खाना पीना एंड ऑल, इस एस्पेक्ट में एजुकेशन की डिस्कशन करो उनके साथ कि हम ये चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, ये सब। उसके बाद मैं 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि एक इस चीज़ के ऊपर कभी अपना एम मत डिसाइड करना, किस चीज़ के ऊपर, हाइप के ऊपर। मतलब किसी को भी देखोगे आपकी फैमिली में, जैसे एग्जांपल कोई केएस हो गया, कोई आईएएस हो गया, कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर, उसके बेसिस पे आप कभी डिसाइड मत करो मुझे भी यही बनना है। हाँ, अब मोटिवेशन लो, आप वहाँ से इंस्पायर हो, लेकिन जो आपने सोचा है, मतलब आपके 10th से जो आपके दिमाग में चल रहा है, आप जो बनना चाह रहे हो, वो चेंज मत करो, क्योंकि वो एक तुम्हारा पर्सनल इंटरेस्ट है। तुम उसके ऊपर इतनी मेहनत कर सकते हो ना, इतनी तुम मेहनत किसी और पर नहीं कर सकते हो। इसलिए वहाँ पे भी आपका बहुत कंसर्न जरूरी है कि आप क्या करना चाहते हो, अपना एम फिक्स रखो। जब तक उसको, एम को आप ग्रैब नहीं कर सकते, तब तक उसको मत छोड़ो। बाकी मेरा ये मानना है कि किसी की मेहनत ज़ाया नहीं जाती। हमने खुद एक्सपीरियंस किया है, 1-2 ड्रॉप लिए, क्योंकि 10th 11th 12th में कितना सब समझ नहीं आया क्या चल रहा है। जब तक चीज़ें समझे टाइम हो गया, उसके बाद ड्रॉप लेने पड़े। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये सब बातें हो गई स्ट्रीम लेट, तो कह रही है कैसे सब्जेक्ट चूज करें किसी को, कुछ क्वेश्चन। ओके, आप फाइनल लास्ट में रख सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा किस बेसिस पे। देखो, अभी जो पूंछ का सिनेरियो चल रहा है, हर एक के माइंड में एक ही चीज़ है, नीट, जेई, यूपीएस। उसके अलावा आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छी बात है तुम इन बारे में सोच रहे हो, लेकिन नीट के कितने फॉर्म लगते हैं एक साल? एनीवन? 24 सिलेक्शन, हाँ, इंक्लूडिंग प्राइवेट कॉलेज। तो हाँ, कितने ड्रॉप आउट हुए? 60,000, आई थिंक 60,000 गवर्नमेंट सीट आ रहा है, और 50,000 मीन्स 0.1% भी चांस नहीं है। तो उसके बाद हमें हर सेक्शन को साथ लेके चलना है। उन 1% में तुम सब हो सकते हो, लेकिन कोई एक इधर उधर भी हो सकता है ना, तो उसको डायरेक्टली जंप नहीं करना है ऐसे सब्जेक्ट में जिसमें उनका इंटरेस्ट। देखो, तुम्हारा इंटरेस्ट था ना, तुमने साइंस लिया था, अब नहीं हुआ तो तुमने इंटरेस्ट बदल दिया, ये गलत किया तुमने, क्योंकि तुम उसी इंटरेस्ट को लेके और बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि देखो, मेन आपका जो क्राइटेरिया उससे डाइवर्ट, मैं आपको प्लान बी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको चीज़ों से अवेयर कर रहा हूँ कि आप किन किन चीज़ों में जा सकते हो। इसके बाद आप बीएससी अगर देखोगे तो बीएससी ऑप्थोमोलॉजी, बीएससी एनेस्थीसिया, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी ऑपरेशन, ये रेडियोग्राफी, बीएससी क्रिटिकल केयर, ये सब भी पैरामेडिकल स्टाफ में आता है। कौन? पैरामेडिकल। देखो, जो भी एक कॉलेज, जो भी एक हॉस्पिटल होता है ना, वो एक डॉक्टर कभी रन नहीं करता। इवन स्वीपर से लेके ना एचओडी तक सबका एक इक्वल रोल प्ले होता है, समझ रहे हो तुम? तो जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप वो भी अच्छा करके आप नर्सिंग ऑफिसर जा सकते हो, आप रेडियोलॉजी के हेड बन सकते हो, तो मतलब बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। ये पैरामेडिकल की बात आ गई। अगर आपका इंटरेस्ट उसी सब्जेक्ट को आप कंटिन्यू करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि मैं उसी सब्जेक्ट में आगे करूं, काफ़ी हिम्मत लगा, काफ़ी मेहनत कर चुके हो, मैं आपको वही कहना चाहता हूँ। देखो, आपने 3 साल एक सब्जेक्ट में मेहनत की, आपने नीट का एग्ज़ाम दिया, सब हुआ, किसी का नहीं हुआ, बाय द वे।
तो आप ऐसा मत करो कम्प्लीटली अपनी स्ट्रीम चेंज कर दो, क्योंकि आपने 3 साल मेहनत की है ना, आप कुछ तो जानते हो ना सब्जेक्ट के बारे में। कम्प्लीटली छोड़ के कोई और सब्जेक्ट पढ़ोगे, आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। सो आप मेन फोकस वो रखो, और उसके बाद ये सब चीज़ें भी आप देख सकते हो। कम्प्लीटली किसी आउट ऑफ सब्जेक्ट जाने से आप ये चीज़ें देख सकते हो। बहुत वो है इसका स्कोप, बहुत स्कोप है। पुंछ जम्मू से बाहर निकल के देखोगे तो बहुत स्कोप, हर चीज़ का स्कोप है यार, हर चीज़ का है। बिल्कुल टैबू है कि स्कोप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ऐसा ये सब बेकार की बातें। अगर आप ट्रुथफुल हो अपने साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी स्टडीज़ के साथ, लेकिन आप 101% ऑफ सक्सेस रहेंगे। उसके बाद स्ट्रीम सिलेक्शन हो गई, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हो गए। हाँ, अगर आपको क्या लगता है आईआईटी वाला, पीसीबी वाला आईआईटी में जा सकता है? कोई जा सकता है क्या? बायोलॉजी वाला आईआईटी में जा सकता है? जा सकता है कोई? कौन? कोई बता पाएगा कैसे? अगर आप बायोटेक्नोलॉजी करोगे तो आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो, मतलब प्रोसेस है उसका, लेकिन किसी को पता तो नहीं ना। देखो, जब तक ये कोर्सेज से हम अवेयर नहीं होंगे, जब तक हमें पता नहीं होगा, तो तब तक हम उनके पीछे पढ़ेंगे कैसे? सीधा कॉलेज, डिग्री कॉलेज इनमें जंप करने से बहुत अच्छा है कि आप ये सब कोर्स परस्यू करें। और एक चीज़, पुंछ में स्ट्रीम सिलेक्शन एंड इस सब पे कोई और डाउट है तो बाद में आप पूछ लेना। उसके बाद मैं ऐड करना चाहूँगा, पुंछ में एक बहुत बेकार सा ट्रेंड है, हमारे टाइम से चल रहा है, मैं अभी भी फैमिली में देख रहा हूँ। अपने सीनियर वो जो नोट्स बने हुए थे ना, वही नोट्स अभी फॉलो हो रहे हैं। है मैं राइट सर? क्या दिक्कत है ना, एक नोट्स में कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स पढ़ने में, नोट्स पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी बुक है ना, एनसीईआरटी कौन बनाता है? एनसीईआरटी को कौन डिज़ाइन करता है? एनीवन नोज? एनसीईआरटी को डिज़ाइन करने के लिए 14 to 15 स्कॉलर बैठते हैं, 14 to 15 प्रोफेसर बैठते हैं, तब जाके एक एनसीईआरटी बनती है। मतलब एक एनसीईआरटी में 14 to 15 स्कॉलर्स का पूरा नॉलेज रहता है। तो हम एनसीईआरटी को छोड़ के सीधा नोट्स पे चले जाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप हम बोलते हैं हमारा बेसिक नहीं है, बेसिक कहाँ से आएगा? एनसीईआरटी से। आपको यूनिट डायमेंशन नहीं पता होंगे, आपको स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस नहीं पता होगा, आपको वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस नहीं पता होगा, तो आप नहीं कर पाओगे। हम फिर पहला से लाके बोलते हैं हमारे बेसिक नहीं, हमारे बेसिक नहीं। डायरेक्ट नोट्स पढ़ोगे, स्पीड की डेफिनेशन वेलोसिटी, आप नहीं पा पाओगे क्या डिफरेंस है उसमें। उसके लिए आपको एनसीईआरटी, कौन पढ़ता है एनसीईआरटी? रीड करता है कोई? यूज़ करता है आजकल जिसने 9th 10th में पढ़ी हो एनसीईआरटी? बिल्कुल सर, आप भी इनको मतलब एनसीईआरटी से, हाँ मतलब बिल्कुल आपके कंटेंट पे कोई वो नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी से अवेयरनेस बहुत जरूरी है सर, क्योंकि हम खुद जम्मू जाके एनसीईआरटी छोड़ गए ना, जब हमें लगा कि अरे मेन गेम तो एनसीईआरटी है, तो तब जाके पता चला एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आपको एनसीईआरटी को बहुत प्रायोरिटी देनी है। कोई भी सब्जेक्ट है, मतलब आप बॉटनी, ज़ूलॉजी, अब जैसे आपको सीक्वेंस बताता हूँ कैसे पढ़ना है। सर ने लेक्चर पढ़ाया, आपने जाके एनसीईआरटी पढ़ी, उसके बाद आपके रिटर्न नोट्स होने चाहिए। और वो बेस्ट कंसेप्ट है पुंछ में क्या ही ऑल ओवर द इंडिया बोल सकते हैं। क्या चीज़ हमें लगता है हम सब ऑनलाइन पढ़ लेंगे, हमें ऑफलाइन कोचिंग की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, ऑनलाइन भी आजकल हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन उन सब चीज़ों को अवेल करने के लिए भी आदमी कैपेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो बहुत एक स्टैंडर्डाइज लेवल का पढ़ाते हैं, समझ रहे हो? तो उसको समझने के लिए भी आदमी का कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब डायरेक्टली हम बेसिक एजुकेशन से उठ के हम इतनी बड़ी बड़ी बातें समझेंगे, हम नहीं समझ पाते हैं। और सुनने से चीज़ें नहीं होती है, हमें पढ़ना होगा पी ब्लॉक, हम सीधा सर्च करेंगे पी ब्लॉक बाय फलाना फलाना सर, नहीं होता है ऐसा। जब तक आप फिजिकली पढ़ोगे, आप रीड करोगे, न्यूरॉन की कनेक्टिविटी होगी, आपके ब्रेन एक्टिव होगा, आप लिखोगे, बार बार एक सब्जेक्ट, एक वर्ड से आप बार बार इंटरेक्ट होंगे ना, तो आपको वो याद रहेगा। जब आपको चीज़ें याद रहेंगी ना, तो आप फर्दर प्रोसीड होते जाओगे। अभी बहुत ही बोलने के लिए, आपको ज़हीर सर बताएंगे, और शहजाद सर बताएंगे, आकिब सर बताएंगे, उसके बाद हम क्यूरी सेशन रखेंगे। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। Thank you so much, sir, for your valuable perspective. Now, I would like to call Miss Saima to deliver a speech. So, Saima, please be on the stage. तो सब बोर तो नहीं हुए? हाँ, सब बोर तो नहीं हुए? हाँ, आओ तो जोश, आओ तो जोश। पता नहीं चल रहा है जोश, पता चलना चाहिए, आवाज आनी चाहिए, कैसा है जोश।
सेशन को बोर बोर तो नहीं हो रहे? बोलो जोर से, पता चलना चाहिए। हाँ, बोर तो नहीं हो रहे? बोलो। है। इल्म इंसान को सोचना, समझना और अच्छे बुरे में फ़र्क करना सिखाता है। इल्म वाला शख्स अल्लाह के नज़दीक एक ख़ास मुकाम रखता है। इल्म की ताकत क्या है? इल्म वो ताकत है जो गुलाम को रहनुमा बनाती है। इल्म वो ताकत है जो कौमों को उरूज देती है। इल्म वो हथियार है जिससे इंसान दुनिया को बेहतर बना सकता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, माल कम होता है मगर इल्म बढ़ता है। चोर कोई माल तो चुरा सकता है मगर इल्म तो नहीं चुरा सकता। अगर दुनिया से इल्म ख़त्म हो जाए तो क्या बाकी रह जाएगा? अंधेरा, जुल्मत और तबाही। मगर जब इल्म आता है तो इंसाफ आता है, तरक्की आती है, अमन आता है। इल्म ही ने इंसान को ज़मीन और आसमान तक पहुंचाया। इल्म ही ने पत्थरों के दौर से टेक्नोलॉजी के दौर तक लाया। यही है इल्म की असल ताकत। ए इल्म तुझसे बढ़कर कोई नहीं खजाना, ए इल्म तुझसे बढ़कर कोई नहीं खजाना, जारी है तेरे दम से दुनिया का कारखाना। सदर अली वक़ार, इल्म इंसान को शऊर और आगाही बख्शता है। जब इंसान के अंदर शऊर की शम्मा रोशन हो जाए तो उसे खीर और शीर और नेकी और बदी में फ़र्क पता चल जाता है। ज़िंदगी का मकसद समझ आ जाता है और मंजिल इंतखाब करना आसान हो जाता है। जिस तरह चमन की ज़ीबो ज़ीनत का इन्हसार फूल पर होता है, उसी तरह मुआशरे और अक़वाम की तरक्की का दारोमदार इल्म पर होता है। इल्म ना सिर्फ दुनियावी बल्कि आखिरत में भी कामयाबी का हिस्सा है। इंसान इल्म के ज़रिए इस बात को अच्छी तरह समझ सकता है कि उसका दुनिया में आने का मकसद क्या है, उसे दुनिया में किन असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आखिर में मैं अपनी तकरीर को इस शेर के साथ ख़त्म करना चाहूँगी। ए खुदाया एक दुआ मांगती हूँ अगर कबूल हो जाए, ए खुदाया एक दुआ मांगती हूँ अगर कबूल हो जाए, मैं चाहती हूँ इल्म से मेरा दिल भरपूर हो जाए। शुक्रिया। Now, I would like to call Dr. Zahir Abbas on the dais. Sir, I request you to please be on the dais. Assalamu alaikum everybody. Myself Zahir Abbas, currently a second year MBBS student at GMC हंदवारा। सबसे पहले मैं रुखसार सर एंड इमरान सर इन दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें एक मौका फराहम किया आप जैसे बच्चों से बातचीत करने का। अब इस प्रोग्राम का सबसे मेन मोटिव है आप बच्चों की क्यूरीज, कैरियर कैसे डिसाइड करना है, बाकी प्रिपरेशंस के दौरान प्रेशर कैसे हैंडल करना है। कैरियर के बारे में तो रज़ाक सर ने आपसे बात की और प्रेशर्स के बारे में अवैस सर ने आपसे बात की। मैं नीट के एग्ज़ाम को लेके बात करूंगा आपसे, स्ट्रेटजीज बताऊंगा कैसे आपको मतलब क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, आपको पूरी जर्नी कैसे चलानी है आगे, उन चीज़ों पे बात करूंगा। 9-10 वाले बच्चे कितने इधर? 8th 9th 10th वाले सिर्फ एक दो? चलो कोई नहीं, मैं सबसे पहले 9th 10th पे फोकस करूंगा। अब जैसे कि रज़ाक सर ने भी और अवैस सर ने भी 9th 10th के बच्चों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। अब मैं इसका सिग्निफिकेंस बताता हूँ क्यों ज़रूरी है। जैसे तुम देख पा रहे होंगे कि मैक्सिमम जो मतलब राजौरी पुंछ के स्टूडेंट्स हैं, एक बेंचमार्क सेट है, मतलब कि 550 है, वहाँ से पार नहीं जा रहे। अगर मतलब 550 कोई पार जा रहा है नीट के स्कोर में तो मतलब बहुत रेयर है। और साथ में अगर कोई क्रैक भी कर पा रहा है नीट तो 1 2 3 ड्रॉप्स लग रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है ना, मतलब आपके कजन्स होंगे, आपके ब्रदर सिस्टर होंगे, रेयरली किसी ने मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है, मैक्सिमम ड्रॉप लग रहे हैं। या फिर अगर वो स्कोर कर पा रहा है तो वो 550 का बेंचमार्क क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारी फाउंडेशन 11 9 10th एक ऐसी क्लास है जिसमें आप ये चीज़ें कवर कर सकते हो। सबसे पहली चीज़
जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो आप, 9th 10th में या किसी भी कोचिंग में जा रहे हो, जो भी कोई कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, उसको कंसेप्चुअली क्लियर करो रादर देन कि उसको मेमोराइज कर लिया आपने। फॉर एग्जाम्पल जैसे रजाक सर ने भी बात की थी कि वो प्री प्रिपेयर्ड नोट्स जो हमें मिले हुए हैं, एग्ज़ाम आया, हमने वो पढ़े तो एग्ज़ाम पास कर दिया। एट द एंड जो ही क्लास फॉर एग्जाम्पल 9th क्लास खत्म हुई तो 10th में गए तो वेलोसिटी और स्पीड दोबारा पढ़नी पड़ रही है, फिर से वही डेफिनेशन रट रहे हो। मतलब जैसे हमें पढ़ाया कि एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, मतलब इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ यूज़ हो रही है ये चीज़ें कब सीखेंगे हम? यही फाउंडेशन क्लास होती हैं। मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं जब 11th में गया था जम्मू तो सच में मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी, मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन तभी मैंने मतलब एग्ज़ाम क्रैक किया। मुझे टाइम लगा, लेकिन फिर मुझे आस्ता आस्ता रियलाइज़ हुआ कि जो चीज़ें मैंने फेस की वो आप लोग ना करें। सबसे मेन रीज़न मुझे लगा कि 9th 10th में हमारे यहाँ स्कूल्स भी हों या कोचिंग्स भी हों, वहाँ भी ज़्यादातर बोर्ड्स को पैटर्न को फॉलो किया जाता है, न्यूमेरिकल्स पे बिल्कुल फोकस नहीं किया जाता। करता है कोई? खुद बताना है। आप कोई यहाँ मैक्सिमम 11th 12th के स्टूडेंट है, आपको किसी ने 9th 10th में न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए? बिल्कुल नहीं करवाए होंगे। सिर्फ वही एक डेफिनेशन बताई और उस डेफिनेशन का भी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बताया। देखो, डेफिनेशन दी, किसी ऑथर ने बुक में डेफिनेशन लिख दी, हम क्या करते हैं कि जिस लैंग्वेज में उसने लिखी हम उसी लैंग्वेज में ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। दैट्स द रॉन्ग मेथड। क्यों नहीं हम उसको अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं? मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी कब आएगी? जब हम अपनी लैंग्वेज में उस कंसेप्ट को समझेंगे। जैसे मैं कश्मीर में हूँ कॉलेज में, मेरे साथ कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं, उनका जो वे ऑफ रीडिंग है वो है मदर टंग। मतलब अगर वो कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो उसको अगर दूसरे के साथ डिस्कस भी करेंगे ना, अपने कोलीग्स के साथ, मतलब अपनी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, दैट मीन्स कि उसको उसकी चीज़ की क्लैरिटी आ गई है। जब हम अपनी लैंग्वेज में उस चीज़ को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे ना, फिर आपको कंसेप्ट समझ आएंगे। अगर ऑथर ने जो लिखा है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में लिखा है, सब बच्चों को तो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझ आएगा उसका, मतलब जो वो कहना चाह रहा है वही हमें समझना है ना। 9th 10th के लिए बच्चों के लिए यही है, अगर कोई नीट में जाना चाहता है, सबसे पहले अपने बेसिक स्ट्रेंथ करे, एनसीईआरटी को पढ़े, एनसीईआरटी से हर एक टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करे। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ा तो चला गया। कहीं भी ट्यूशन में जा रहे हो या स्कूल में जा रहे हो, टीचर आपको टॉपिक पढ़ा रहा है, आप क्वेश्चंस करो टीचर से कि इसका एप्लीकेशन बता मुझे। मतलब वहीं मैक्सिमम चीज़ें आपको वहीं से ग्रैब करनी है टीचर से। हम क्या करते हैं, हम पैसिव लर्निंग को फॉलो करते हैं, मतलब जो सुना बस वो याद रख लिया। दैट्स द रॉन्ग मेथड। शिफ्ट करना है एक्टिव लर्निंग पे। फॉर एग्जाम्पल टीचर ने कोई चीज़ पढ़ाई, कोई टॉपिक पढ़ाया, घर पे आके बुक खोलनी है, उस टॉपिक को खुद से पढ़ना है कि जो टीचर ने पढ़ाया क्या वैसा ही मुझे समझ आया, वैसा ही बुक मुझे समझा पा रही है या मैं बुक से समझ पा रहा हूँ। इस तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। एनसीईआरटी को प्रॉपर फॉलो करो, और जो न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेज में, उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो फाउंडेशंस में। खासकर सिंपल है कि सबसे पहले जो फिजिक्स की अप्रोच है, सिंपल न्यूमेरिकल फॉलो करो। फॉर एग्जांपल स्पीड का फार्मूला है, वेलोसिटी का फार्मूला है, सबसे पहले आपको सिंपल जाना है, मतलब कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने, जो डायरेक्ट वैल्यूज पढ़ेंगे और आंसर निकलेगा। आहिस्ता 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 आप जैसे जाते जाएंगे आगे, आपको कम्प्लेक्सिटी ऐड करनी है अपने उसमें। जब आप सिंपल चीज़ों को फॉलो करोगे तभी आप आगे अच्छे से डिफिकल्ट चीज़ें, कंसेप्ट क्लियर कर पाओगे। चीज़ें सिंपल है, मतलब हमने उसको कॉम्प्लिकेट बना दिया। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जंप करते हैं टफ चीज़ों पे, वैसे चीज़ें नहीं आती हैं। अगर आप जैसे कोई मकान बना रहा है, डायरेक्ट तो बिल्डिंग खड़ी करेगा नहीं, पहले बेस बनाएगा। बेस बनाएगा ना, जितना बेस स्ट्रांग होगा उसके ऊपर वो कितने स्ट्रक्चर खड़े करे उस तक है। ऐसा ही है ना। इसीलिए जो भी 8th 9th 10th में बच्चे इन चीज़ों को फॉलो करें, मतलब जो भी एनसीईआरटीज़ हैं उसको अच्छे से पढ़े, कंसेप्ट को, मतलब कि
डेली चाहे वो 2 ही घंटे पढ़े, रेगुलर पढ़े, मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन रखे। ये नहीं कि आज 2 घंटे पढ़ लिया, कल 4 घंटे पढ़ लिया, आज 6 घंटे पढ़ लिया, अगले 4 दिन पढ़ा ही नहीं। ऐसा नहीं करना है। अगर आप पढ़ रहे हो 1 घंटे ही पढ़ो, लेकिन उस 1 घंटे में कम से कम 2 कंसेप्ट तो अपने अच्छे से ग्रैब कर लो, है ना। मतलब कि हैबिट को एक्वायर करो ओवर स्पीड। जो फाउंडेशंस होती है ये मतलब हैबिट है, यहीं से आपकी हैबिट बनेगी कैसे अप्रोच करना है। फॉर एग्जांपल अभी आप कुछ बच्चे होंगे, अभी 10th के एग्जाम दिए, 11th में आ गए, है ना। अब वो जो ही जंप करेंगे 11th में, हम उनको है कि भाई मुझे नीट देना है, जेई देना है, वट एवर जो भी करना है, जो ही वो स्टार्ट करेंगे ना, स्टार्टिंग में तो मोटिवेशन होगी, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगी मोटिवेशन उनकी। वो क्यों होगी? क्योंकि बेसिक ही नहीं है स्ट्रांग। जब आपका बेसिक अच्छा होगा, आप 9th-10th में सिंपल चीज़ें पढ़ेंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। एटलीस्ट 9th-10th में इतना पढ़ लो कि जो भी मतलब जैसे स्पीड है, वेलोसिटी है, जो 11th के जो टॉपिक्स हैं, जैसे चैप्टर्स के नाम है, दैट उनका मतलब आपको समझ आना चाहिए। समझ रहे हो ना? ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। मेंस के एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करना है और न्यूमेरिकल्स करना है प्रैक्टिस, और न्यूमेरिकल्स भी सिंपल से टफ जाना है। ये नहीं कि आप पहले कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम शुरू करो, सिंपल से, बिल्कुल सिंपल से। टाइम लगेगा, लेकिन एट द एंड तुम जब देखोगे कि एक जगह से मतलब अगर आपका लेवल अभी इधर है तो 4 महीने तक अगर आप कंसिस्टेंट ऐसे ही मेहनत करते रहे, लेवल सीधा आप चले जाएगा। इसीलिए टीचर से भी ये मेरी मतलब रिक्वेस्ट है कि जो भी फाउंडेशन है 8th 9th 10th, इनके लिए आप एक्स्ट्रा क्लासेस रखें इसकी बेसिक्स की, और रेगुलरली आप वीकली इनका टेस्ट करवा सकते हैं। मतलब जिस एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नीट के लिए कोचिंग दे रहे हो या जेई के लिए दे रहे हो, उनको मतलब उस पैटर्न से थोड़ा मतलब रूबरू कराओ। ये ना हो कि जो ही वो 11th में जंप करें, किसी हायर कोचिंग में जाएं, वहाँ जाके उनको ये चीज़ें सीखने को मिले, यार ये एग्जाम ऐसा था। मैं जब गया था जम्मू, मुझे पता भी नहीं था नीट होता क्या है। सब चीज़ें खुद सीखी, मतलब किसी ने बताया भी नहीं था, गाइडेंस बिल्कुल भी नहीं थी। टाइम लगा इसी की वजह से, बेस नहीं था, बताने वाला नहीं कोई था, कैसे चीज़ें फॉलो करनी है। मैंने तो कभी 10th तक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया था, मुझे पता ही नहीं होता था क्या होता है। दूसरी बात, फाउंडेशन में आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में कैलकुलेशन आप मैथ्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर सकते हो, ये आपको हेल्प करेगी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा। इन चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो। बाकी ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स इधर 11th-12th के हैं, अब आपने डिसाइड कर ही लिया कि हमें डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए आपको देना ही पड़ेगा, नहीं देना ही होगा ना। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप राइट गाइडर ढूंढो, जो भी मतलब 11th-12th में। रादर आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। एक अगर आप गाइड पकड़ोगे, वो आपको एंड तक पहुंचाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को अपना गाइड लिया है, आपको कोई भाई है जिसने नीट क्वालिफाई किया है, कोई कज़न है उसने नीट क्वालिफाई किया है, अब उसके पीछे पड़ जाओ, बता मुझे अब कैसे करना है। ये नहीं कि भाई वो मेरा रिश्तेदार है, उससे मेरा झगड़ा है, वट एवर द झगड़ा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको अपने आप तक मतलब, अपने करियर से मतलब है। आपको उसका पीछा पकड़ना है, वो आपको अच्छे से गाइड करेगा, एंड तक कोई नहीं छोड़ेगा। चाहे आपके टीचर हो जो आपको पढ़ा रहे हैं कोचिंग में, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है आप उन टीचर से पूछो, शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो, ये चीज़ें फॉलो करो तो इंशाल्लाह होगा। उसके बाद दूसरी चीज़ है रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो। फॉर एग्जाम्पल 11th में हम आ गया, है ना, बायोलॉजी के लिए तो बिल्कुल मतलब एनसीईआरटी स्ट्रिक्ट रहना है। मतलब जो भी आप लेक्चर क्लास में ले रहे हो या ऑनलाइन देख रहे हो लेक्चर्स, पहले तो आपको पूरे नोट्स फॉलो करने हैं, जो भी लेक्चर पढ़ा रहा है टीचर, ठीक है, नोट्स नोट डाउन करने हैं सारे लेक्चर, ठीक है। लेक्चर खत्म होने के बाद, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, आपको उस लेक्चर को आधा घंटा 1 घंटा पूरा रिवाइज करना है। जो भी बंदा सीरियस है इधर, वो अच्छे से सुनेगा और नोट डाउन करेगा, मतलब जिसको है कि मुझे करना है कुछ। ये चीज़ें बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ।
मुझे ये चीज़ें 11th-12th पास आउट होने के बाद आई कि ऐसे अप्रोच करनी है चीज़ें। क्लास में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल यूनिट डायमेंशन टीचर ने पढ़ाना है फिजिक्स में, अब पहले थोड़ा उसके बारे में पढ़ के जाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाओ, एटलीस्ट आपको क्लास में थोड़ा वो जो टर्मिनोलॉजीज यूज करेगा ना, उन चीज़ों का आपको। Thank you, sir, for sharing your experience. Now I would like to call Dr. Akib. Sir, please be on the dais. Good afternoon, everyone. First of all, I'll thank you to the respected teachers and the staff members and dear students. और आज हम टॉपिक पे बात करेंगे नीट रिलेटेड। आप में से कितने बच्चे नीट के इधर जो 11th में अभी आप तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ 11th में आपके अभी 2 साल है आपको नीट के लिए, तो अभी 2 साल में तो बहुत लंबी जर्नी है। आप ऑफलाइन जाते हो ऑनलाइन प्रेप, तो ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग जाते हो? मेनली ऑनलाइन कोचिंग करते हो, तो लाइब्रेरी वगैरह या घर पे बैठ के लाइब्रेरी जाते हो? तो इसमें कुछ बातें मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, तो मतलब 5-6 पॉइंट मैं बताऊँगा, उनको फॉलो करने के बाद इंशाल्लाह आई होप मतलब आपके यहाँ सिलेक्शन में इम्प्रूवमेंट आएगी, आपका मार्क्स बढ़ेंगे आपके। तो सबसे पहले आपके वीडियो लेक्चर अटेंड करने हैं आपने सब। तो वीडियो लेक्चर आपको कैसे अटेंड करना है, आपको नोट्स साथ साथ बनाने। आप बायो के नोट्स स्किप कर सकते हो, बायो में आप एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हो। एनसीईआरटी में आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, साइड पे जगह होती है, स्पेस होती है, उसमें जो टीचर एक्स्ट्रा कंसेप्ट पढ़ा रहा है वो एक्स्ट्रा वहाँ ऐड करना है। और कोई फॉलो चार्ट वगैरह बनता है देन आपने एक्स्ट्रा कोई वाइट शीट देनी है, उस पर ऐड करना है, फिर वो साथ में रखना है। बिकॉज बायो में आप एक्स्ट्रा नोट्स बनाओगे तो लास्ट पे आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी और वो नोट्स भी रिवाइज करने पड़ेंगे, तो थोड़ा वो लेंथी हो जाएगा, ठीक। तो कुछ कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं, जैसे 11th में फोटोसिंथेसिस है, रिस्पायरेशन है, वो दोनों के नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, बिकॉज वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वगैरह होती है, तो नोट्स बनाने और साथ साथ एनसीईआरटी भी पढ़नी है, उनकी एनसीईआरटी स्किप नहीं करनी उनकी, ठीक। तो 12th में कुछ यूनिट्स हैं, जेनेटिक्स में आपने नोट्स बनाने हैं एंड बायोटेक्नोलॉजी में आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे उसमें। बाकी आप सिर्फ एनसीईआरटी रेफर करोगे उसके लिए, और एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा ऐड करोगे, पेंसिल से ऐड करते जाओगे, ठीक। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपने मेनली नोट्स बनाने, नोट्स में आपने बहुत ज़्यादा मतलब वो टाइट नहीं लिखना, बिल्कुल क्लोज नहीं लिखना, बहुत दूर दूर लिखना है। और जब आप डीपीपी सॉल्व करोगे उसमें अगर आपको लगेगा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड हो रहा है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट आ रहा है या कोई एक्स्ट्रा फार्मूला ऐड हो रहा है, देन वो आपको वहाँ ऐड करना है, उस टॉपिक के साथ साथ ऐड करना है आपको, ठीक। और आपको डीपीपी रेगुलर बेसिस पे करनी है। डीपीपी में आपको मतलब रेगुलर सब क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं एक ही बार, देन लास्ट पे आंसर वगैरह मैच करके, देन डीपीपी से जो क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा वो क्वेश्चन आपने नोट्स में ऐड करना है वहाँ पे उस टॉपिक के सामने। और आपने मतलब एक ही टॉपिक के मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं करना। अगर एक लैंग्वेज का एक क्वेश्चन आ रहा है देन अभी एक क्वेश्चन वो अटैम्प्ट करो, फिर उसके बाद दूसरी लैंग्वेज का जो क्वेश्चन आएगा उस पर स्किप होना है आपको, ठीक। अभी आप 11th में आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम, तो 11th की केमिस्ट्री भी आपने एनसीईआरटी पढ़नी है वहाँ से, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल भी पढ़नी है। फिजिकल के सबके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं वो भी अटैम्प्ट करने, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं वो भी अटैम्प्ट करने आपने, ठीक। और इनका रिवीजन मेथड अलग अलग है सबका, ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का और फिजिकल का भी। फिजिकल में आपने क्या करना है रिवीजन में, आपने एक तो वीकली रिवीजन करनी है, तो संडे को रिवीजन करना है, एक डेली रिवीजन करनी है। डेली रिवीजन आप कैसे करोगे, आपने सुबह लेक्चर देखा, शाम को आप 20 मिनट लगाने हैं उसको, जो आपने नोट्स बनाएंगे उनको एक बार देखना है आपको, ठीक। एक बार मतलब गो थ्रू होना है, क्या क्या पढ़ा, कौन कौन सा फार्मूला हमने यहाँ लिखा, वो आपको देखना है। तो फिर वीकली रिवीजन आपने कैसे करनी है, आपने पूरा हाफ एक यूनिट का आपने कवर किया एक हफ्ते में, देन आपको वो रिवाइज करना है, उसके फिर आपको नोट्स देखने हैं एक बार। फिर आप टेस्ट दोगे, टेस्ट में भी आपका रिवीजन होगा। फिर टेस्ट एनालिसिस करना है, टेस्ट एनालिसिस में भी बताऊंगा आपको कैसे करना है। फिर फिजिक्स में आपको नोट्स बनाने हैं, वही सेम स्ट्रेटजी रखनी है, स्पेस छोड़नी है बीच में और एक्स्ट्रा कंसेप्ट वगैरह ऐड करने हैं। फिजिक्स में आप एनसीईआरटी रेफर कर सकते हो, किसके लिए, जो ग्राफ्स होंगे वहाँ पे ग्राफ्स आते हैं, देन ग्राफ्स के लिए एनसीईआरटी रेफर करनी है। देन थोड़े बहुत जो लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े बहुत पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आते हैं, 3-4 लाइनों में आते हैं, उनके लिए आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी थोड़ी बहुत रेफर करनी है, ज़्यादा एनसीईआरटी पे फोकस नहीं करना, बिकॉज वो टफ है उतनी, और वो कवर अप नहीं होती, और उतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है नीट रिलेटेड, वो जेई के रिलेटेड थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। और बायो में तो आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है मैक्सिमम। आप नोट्स बनाओगे तो मतलब बाद में थोड़े वेस्ट हो जाएंगे, तो आपको कवर अप नहीं होगा बाद में, नोट्स और एनसीईआरटी दोनों रिवाइज नहीं कर पाओगे। देन आपको टेस्ट कैसे देना, टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना, मैं आपको वो बताता हूँ। आपने वीकली टेस्ट दिया या बाई वीकली आपने टेस्ट दिया, जैसे भी दिया आपने टेस्ट, टेस्ट एनालिसिस में आपके 3 पॉइंट हैं जो आपने ध्यान रखने।
जो आप गलत क्वेश्चन करोगे उसको भी एनालाइज करना है आपने, जो आप सही करोगे उसको भी करना है, और जो आप अन अटेम्प्ट छोड़ोगे उसको भी करना है। गलत का आपका क्या देखना है, सबसे पहले आपको कंसेप्ट नहीं आया उस क्वेश्चन में, तो आपको वो लैंग्वेज समझनी है क्वेश्चन की, सबसे पहले वो देखना है क्वेश्चन में तो लेंथी था या उसकी लैंग्वेज पैराग्राफ टाइप था, समझ ही नहीं आया आपको क्वेश्चन में दिया क्या, आपको क्लिक ही नहीं हुआ क्वेश्चन, ठीक। फिर आपको देखना है मुझे क्वेश्चन क्लिक हुआ लेकिन कंसेप्ट नहीं समझ आया, जो फार्मूला मैंने लगाना था मुझे वो याद नहीं आया तब, ठीक, तब वो बात आपने देखनी है। तीसरा आपने देखना है कैलकुलेशन क्यों नहीं हो रही मेरी, मैं कैलकुलेशन में गलत कर रहा हूँ, वहाँ पे आप फंस रहे हो, देन वो आपने देखना है। चौथा आपने देखना आप रॉन्ग मार्क कर रहे हो वहाँ पे, तो OMR गलत फिल कर रहे हो या आप सिली मिस्टेक कर रहे हो, पॉइंट ऊपर पीछे कर रहे हो, देन ये 3-4 चीज़ें पे फोकस करना है। सबसे पहले आपने लैंग्वेज कैसे इंप्रूव करनी है क्वेश्चन की, उसके लिए आपको एक मतलब जो पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आते हैं वो मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपके, ईच एंड यूनिट के मतलब कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक। और कंसेप्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको जब आप रिविजन करोगे, आप देखोगे, MCQ प्रैक्टिस करोगे, तो अपने क्वेश्चन देखना है और माइंड में विजुलाइज करना है कि हाँ इस क्वेश्चन में ये वाला कंसेप्ट यूज़ होगा। अगर आपको कंसेप्ट याद आ गया और आपने उसका आंसर देखा, आपका कंसेप्ट और जो आंसर है वो सेम मैच आ रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन छोड़ देना, आगे कैलकुलेशन आपको नहीं करनी उस क्वेश्चन की, ठीक। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्किप होना है और उसको देखना है, ऐसे ही दिमाग में सोचना है खुद ब खुद कि हाँ मेरा कंसेप्ट ठीक अप्लाई कर रहा हूँ या नहीं। देन आपको फिर कैलकुलेशन में अगर आपको दिक्कत है तो आपको मल्टीपल क्वेश्चन जितना मतलब वो 2 साल में इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे कि आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाएगी, आस्ते आस्ते वो विद टाइम होगी इंप्रूव। और कैलकुलेशन आपको पॉइंट्स का ध्यान रखना है, ऊपर नीचे कैसे करना है, फिर माइनस प्लस का करना है, तो बस तो डिवाइड मल्टीप्लाई ये तो बहुत ईजी है, ठीक। तो फिर आप जो सही क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे उसको कैसे मतलब आपको एनालाइज करना है। अगर बायो में आपने 4 ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शन को देखना है आपने, फिर कौन सा ऑप्शन कहाँ लग रहा है, फिर आप सोचोगे हाँ ये ऑप्शन यहाँ था, इस ऑप्शन के रिलेटेड ये वाला टॉपिक था, ठीक। चारों ऑप्शनों को आपने देखना है, एक बार एनालिसिस करना है, ठीक। और जो आप क्वेश्चन छोड़ दोगे उसको भी सेम आपने देखना है, कैसे कंसेप्ट नहीं समझ आया मुझे, क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ आई, तो ये देखना आपने। फिर आपने रिवीजन वगैरह हो गया, फिर आपने रिवीजन कैसे करनी है, तो रिवीजन का मैं बताता हूँ आपको। रिवीजन में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, जो बायो की आप रिवीजन करोगे, अगर आपने एक बार बायो पढ़ी है, एक बार आपने लेक्चर देखा है, उसके नोट्स पढ़े हैं आपने, फिर वापस आपको एक बार नोट्स पढ़ने हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब आप तीसरी बार रिवीजन करोगे तो आपको वापस से नोट्स नहीं पढ़ने, ठीक। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने, और जो क्वेश्चन आपका गलत होगा आपको सिर्फ वही टॉपिक पढ़ना है, ठीक। एक्स्ट्रा पूरा मतलब वापस से एक बार नहीं पढ़ना। और बायो में आप मैक्सिमम फोकस करना, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, फैक्ट जो बेस्ड क्वेश्चन होता है डायरेक्ट उन पे कम फोकस करना है, ठीक। और बायो में आप DPP डेली सॉल्व करोगे, मतलब बायो के मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको, मतलब वो DPP तो आपको डेली करनी पड़ेगी हर हाल में। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं DPP छोड़ देते हैं, फिर बोलते आज दिन को लेक्चर दिया कल करेंगे DPP, नहीं तो नेक्स्ट डे पे DPP को स्किप नहीं करना, उस दिन आपको DPP करनी है सॉल्व। देन फिजिक्स में भी सेम स्ट्रेटजी आपको रखनी है, फिजिक्स में भी आपको कोई एक्स्ट्रा सोर्स, कोई रेफरेंस बुक कुछ नहीं यूज़ करना, सिर्फ अपने लेक्चर देखना है, और जो ऑनलाइन में आपको देखना जहाँ पे क्वालिटी अच्छी मिले, जैसे यूट्यूब पे डायरेक्ट जाके नहीं देख लेना कुछ भी, किसी की वीडियो रैंडम वीडियो कोई भी नहीं उठानी, या तो कोई कोर्स ले लो या टेलीग्राम से या कहीं से भी, कुछ भी एक ही टीचर को फॉलो करना है, जहाँ से आपको समझे वहाँ से आपको पढ़ना है, बट एक टीचर से। बीच में कुछ कुछ चैप्टर होंगे जहाँ आपकी बॉन्डिंग नहीं बनेगी टीचर के साथ, जनाब वो स्किप कर सकते हो, किसी और टीचर से पढ़ सकते हो, बट मैक्सिमम अपने एक ही टीचर को फॉलो करना है। फिर और कौन सा टॉपिक और डॉट कुछ हम्म? हाँ, 2-3 और पॉइंट्स मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे आप मतलब डिमोटिवेट होंगे बीच बीच में से, कभी कभी आपको लगेगा मतलब हो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रही, फिर क्वेश्चन बन नहीं पा रहे, सिलेबस नहीं कवर हो रहा, तो और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इनको आपको लेके टेंशन नहीं लेनी है आपको। आपको सिंपली ब्रेक लेना है, 1-2 घंटे का ब्रेक लेना है, उसके बाद आपको रिस्टार्ट करना है वापस से, ठीक। अच्छे से रिस्टार्ट करना है, देन अगेन रिस्टार्ट करना है, देन हो जाएगा आपका क्लियर। और कुछ बच्चे जिनकी जो अभी 12th में जा रहे हैं, उनकी 11th में तो थोड़ी बहुत वेस्ट है, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ आपको 11th के बेसिक बेसिक जो टॉपिक्स हैं वो कवर अप करने हैं। जैसे केमिस्ट्री में जो बेसिक केमिस्ट्री है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले आपको ये कवर अप करना है। फिर आपके 12th की केमिस्ट्री के साथ साथ पहले प्रायोरिटी देनी है इन टॉपिक्स को, ये कवर। फिर उसके बाद आप थोड़ी बहुत फिजिक्स कर सकते हो, देन बायो आप खुद ही कर लोगे, वो ईजी है, बायो आप साथ साथ कर सकते हो। केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है इसके लिए, 12th में वो बहुत ज़्यादा रिलेट होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेट होगी उसमें, GOC वगैरह हाइड्रोकार्बन वो आपको पहले पढ़ना है। हाँ, तब तक आपकी 12th स्टार्ट होती है वहाँ पे, तब केमिस्ट्री के टॉपिक आपने कवर अप कर लेने। एंड ये सब कुछ है, बाकी मेरे पास बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी 2 साल की है, आपको कंसिस्टेंट रहना है,
और आपको मतलब अच्छे से करना है नीट। आपका नीट मतलब ईजिली हो जाता है, नीट उतना टफ नहीं है जितना अपना। और ड्रॉप लेने की बात है, जहाँ तक मतलब पहला ड्रॉप ठीक है, दूसरा भी तो ठीक है, बट ज़्यादा ड्रॉप लेना, फिर जो फर्स्ट अटेम्प्ट की बात है वो सेकंड में नहीं रहती। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर बंदे ने अच्छे से पढ़ा हो तो उसके प्रेशर कम होगा, उसको पता है हाँ अगर ना हुआ तो नेक्स्ट ड्रॉप में ले सकता हूँ। जो सेकंड में उसको पता है फिर बाकी साथ वाले बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, वो कॉलेज से उनकी ग्रेजुएशन होगी, खत्म होगी उनकी डिग्री, तो आप उसी लूप में स्ट्रक हो। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने ट्राई करने अपनी मैक्सिमम देना 100% कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट हो ही जाए मेरा। तो उसके लिए वही आपको पहले तो सिलेबस अच्छे से खत्म करना, आपको वीडियो लेक्चर देखना हर एक टॉपिक के, और जो बहुत ज़्यादा कोई फैक्ट बेस्ड टॉपिक है उनको अपने अलग पेज पे लिखना है और मतलब मेमोराइज करना है उनको, ठीक। तो बायो में कुछ जैसे प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स थोड़ा कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है, वैसे आपको जो मिलते जुलते हैं उनको अलग पेज पे लिखना है और रिवाइज करने की कोशिश करनी है बाई वीकली। आप डेली भी रिवाइज कर सकते हो। इन सबको टेस्ट सुनना है, को मुझे इतना पता है, क्लियर कर दो। आप थके होंगे, मुझे पता है इतना, लेकिन ये सेशन आपको आने वाली लाइफ में ऐसा सेशन, ऐसी गैदरिंग नहीं मिलने वाली है ना, आज तक आपको मिली है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के, ज़्यादा थोड़ा ही टाइम लगेगा, 30 to 40 मिनट्स, है ना। थोड़ा सा पेशेंस रख के तो आप इस में बने रहे, क्योंकि ये हो सकता है लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो आपका, तो इसको ज़रूर यूटिलाइज करें। अब मैं वापस फिर से नहीं उठूंगा, तो उससे पहले थोड़ा सा सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब उठ गया हूँ तो अब कर देते हैं थोड़ा सा। मेरे भी कुछ पॉइंट्स हैं, मेरी भी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, 8 साल से मैं भी टीचिंग फील्ड में हूँ। तो सबसे पहले तो ये जो इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए जो भी टीचर्स की या फिर जो भी वॉलंटियर्स की इसमें कंट्रीब्यूशन है, उन सबका थैंक्स करता हूँ। और साथ ही साथ मैं आप सबका भी थैंक्स करता हूँ कि आप सब अपना प्रीशियस टाइम निकाल कर यहाँ पे आए और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इनको अपनी गाइडेंस दी आपने। होपफुली ये जो गाइडेंस है इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि जिनको भी मतलब पर्सनली इनके फ़ोन नंबर्स वगैरह चाहिए होंगे वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको कोई भी साथ में डाउट वगैरह आएगा या कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो आप इनसे पूछ सकते हैं। तो जैसे ही मैंने ये नोटिस निकाला था तो काफ़ी पेरेंट्स ने मुझे कॉल किया, तो ये बोला कि ये आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि ये चीज़ आपने लाई है, क्योंकि उनने बोला कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि हमें कोई 11th में जब हम 11th में गए, वो इवन अभी टीचर्स भी हैं, कुछ कुछ और भी हैं, लेकिन वो ये कह रहे थे कि हम इससे और कुछ अच्छा भी कर सकते थे लाइफ में, अगर हमें अच्छी गाइडेंस मिली होती या अच्छी अवेयरनेस हमें मिली होती, हमें पता होता नीट क्या होता है, जेई क्या होता है, या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में अच्छे से हमें अगर गाइडेंस मिली होती। तो ये मेनली इसीलिए था क्योंकि गाइड करना ज़रूरी होता है, अवेयर करना चीज़ों के रिलेटेड ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने ये इनिशिएटिव लेके आप सबके लिए किया है। तो आप अभी सब देखो, 11th में जब बच्चा पहुंचता है ना, खास करके मैं 11th की बात करता हूँ, तो बच्चा सोचता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, सोचता है कि मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, और पेरेंट्स का कंट्रोल बच्चों पे अप टू 10th क्लास तक रहता है कहीं ना कहीं। ठीक है, आज के टाइम पे तो वो भी बड़ा कम हो गया है, लेकिन जब ये बच्चा सोचता है कि मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, बच्चों को हर एक को फ़ोन मिल जाते हैं, है ना। अभी आपको शायद मेरी बातें उतनी वो नहीं लगे, लेकिन मैं ये इरम अली आज आने वाली थी, ड्यू टू सम रीज़न वो नहीं आ पाई है, उसको अर्जेंटली जाना पड़ा जम्मू, जो यहाँ पे 10th में पढ़ के गई है, ठीक है, पढ़ के गई है, जेएनवी की स्टूडेंट थी वो, उसने भी नीट क्वालिफाई किया, ठीक है। उसका क्या था कि उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था, बात आ रही समझ में? कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था, हाँ फ़ोन था उसके पास, कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था, ना स्नैपचैट, ना इंस्टाग्राम, ना व्हाट्सएप तक उसका नहीं था, और साथ ही साथ जो है उसका कोई फ्रेंड सर्कल भी ऐसा नहीं था। तो अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है ना, खो जाना है उसमें, आपको दुनियादारी छोड़ देनी है फिलहाल के लिए। आप भी कई टॉपर्स का सुनते होंगे, वो बोलते हैं कि भाई हमने शादियां मिस करी हैं, हमने फैमिली फंक्शंस मिस करे हैं, तो कुछ पाने के लिए ना कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, और वो सैक्रिफाइसेस अगर आप इन 2 साल में कर लोगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं पहुंचोगे। तो ये चीज़ मेरी इंपॉर्टेंटली याद रखना, ये सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा अगर कुछ बड़ा अचीव करना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से कई बच्चे जो है जम्मू भी जाते हैं, जैसे 10th में पास हुए जम्मू जाते हैं, और यकीन मानो मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली 95% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी न किसी गलत एक्टिविटीज में मुलविस हो जाते हैं। बात आ रही समझ में? तो वो जो है, क्योंकि वहां पे पेरेंट्स का कंट्रोल नहीं होता, पेरेंट्स की निगरानी नहीं होती है, तो बच्चा फुल फ्री होता है,
और इस एज में बच्चे को अपने आप पे कंट्रोल करना दैट इज लाइक इम्पॉसिबल थिंग। और अगर इसी एज में इस टाइम पे अगर आप इस चीज पे मतलब उतर गए ना, खरा उतर के जैसे बोलते हैं हम, है ना, कॉन्फिडेंटली उतर के मतलब अपने आप को कंट्रोल कर लिया, डेफिनेटली आपको ये 2-3 साल के अंदर आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाओगे, एटलीस्ट उसकी शुरुआत हो जाएगी। बस ये 2-3 साल आपके ना बहुत हार्ड है, उसको आपने देखो ना, कुछ अगर बन जाओगे किसी को उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर ये 2 साल अगर हर एक बच्चे को मौका मिलेगा, बता रही समझ में, हर एक बच्चे को मौका मिलेगा डिस्ट्रैक्शन का। डिस्ट्रैक्शन 100 तरह की हो सकती है, डिस्ट्रैक्शन जरूरी नहीं है एक पर्टिकुलर कोई हो, डिस्ट्रैक्शन बहुत तरह की हो सकती है, वो हर बच्चे को मिलेगा मौका, लेकिन उससे बचना आपने। जो बच्चा बच गया डेफिनेटली, मैं ये मार्क माई वर्ड, वो बच्चा सक्सेस होगा, ठीक है ना। उसके बाद मेरी एक स्टूडेंट थी, नाम नहीं लूंगा, 99% अराउंड लिए उसने 10th में, और उसने 11th-12th में विद द फ्लो या फिर विद द ट्रेंड या फिर विद द फ्रेंड सर्कल्स की वजह से क्या करा उसने, मेडिकल फील्ड में चली गई कि मैं नीट क्वालिफाई करूंगी। तो मेरी बात तब हुई, फिर 11th में या 12th में 1-2 बार हुई होगी, ठीक चल रही पढ़ाई, ठीक। लेकिन जब उसकी 12th हुई तो मैं पता करता रहता हूँ स्टूडेंट्स का, जो मेरे मतलब कॉन्टैक्ट्स में होते हैं, तो मैंने पता करा उससे कि आपकी पढ़ाई कहाँ है, नीट की अटेम्प्ट देनी है आपने, नहीं तो मतलब वो उसने बड़ा डिमोटिवेट होके बोला कि सर मैंने नीट छोड़ दिया है, नीट की नहीं कर रही हूँ मैं। कहने का मतलब है कि हमारे भी बच्चे यहाँ से जब जम्मू जाते हैं ना, उनको फ्लैश बजते हैं, मतलब बोनसर बजते हैं, जो पढ़ाते हैं ना आगे टीचर्स, बोनसर बजते हैं, सर आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। बेसिकली वो यही कारण होता है क्योंकि आपका जो पर्टिकुलर बोर्ड है वो जेके बोस है। जेके बोस में हमें लिमिटेड कर दिया जाता है कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीजें आपको प्रिपेयर करवाएं जो आपके एग्जाम में आने वाली है। सीबीएसई बड़ा अलग चीज है, सीबीएसई में जो पेपर बनता है वो आपको, जैसे ये शहजाद साहब बता रहे थे कि इनको जैसे स्कूल कॉलेज में क्या कर दिया जाता, टॉपिक्स बता दिए जाते हैं, उसमें से कुछ भी पूछ लेते, दैट इज लाइक सीबीएसई। तो सीबीएसई वो चीज करता है, इसलिए सीबीएसई का जो बच्चा होता है वो अपना माइंड सेट वैसा बना लेता है 9th-10th क्लासेस में, ताकि उसको कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं एक लेता हूँ एग्जांपल अपना इसका ले लेता हूँ, कोई भी मतलब एक चैप्टर है, फॉर एग्जांपल 3D एक चैप्टर है, इसमें मैथमेटिक्स में है 3D एक चैप्टर है, तो उसमें अगर उसमें वेक्टर भी आता है, उसमें फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लगती है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी लगती है, मतलब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारा जो जेके बॉस का बच्चा है ना, वो सिर्फ क्या सॉल्व कर पाता है, जो बुक का क्वेश्चन है डिट्टो एज इट इज, अगर उसका वर्ड या वैल्यू भी चेंज कर दे वो फंस जाता है। वो कारण क्या है, क्योंकि वो लैक ऑफ प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस उसको नहीं करवाई जाती इतनी। तो वो अभी आपका कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी आपके एग्जाम्स हुए हैं जस्ट, तो आप ये फ्री टाइम मत मानो कि ये हमारा फ्री टाइम है, इस टाइम में आप वो कंसेप्ट बिल्ड करो एटलीस्ट, है ना। अगर आपकी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करो, पर्टिकुलरली मैथ्स के। ये नहीं समझना जो आपने 10th में पढ़ा वही क्वेश्चन आप बस बहुत हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पर्टिकुलर चैप्टर ले रहा हूं, जैसे मोशन है ना, फिजिक्स में है, वो भी एक पर्टिकुलर 11th का मत पढ़ो, ठीक है ना, उसके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करो, अगर 11th हो गया है, बात समझ। तो खाली बुक से बुक रहोगे ना तो बहुत लॉस होगा आपका। तो ये मेरा कहने का ये है कि हमारे यहाँ पे जेके बोस का सिस्टम ही खराब है ना, हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम ही खराब, क्योंकि वो जो पेपर आता है इनको तो वो पूरा बुक से आता है, कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं होता है, डिट्टो कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो बच्चे का माइंड सेट बन जाता है कि भाई मैंने यही पढ़ना है। जब वो पेपर का लेवल चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है टीचर्स हम भी इनिशिएटिव लेंगे, हम तो करते हैं अपने लेवल के, एमसीक्यूज कराते हैं, असर्शन रीजन कराते हैं, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन कराते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कराते हैं अलग से, वो स्कूल्स में नहीं होते, या बोर्ड हमें वो नहीं करके देता है। बोर्ड खाली क्या करता है, बुक से उठा के क्वेश्चन छाप देता है। अगर बोर्ड का पैटर्न चेंज हो जाएगा पेपर बनाने का, डेफिनेटली हम भी अपना जो है बच्चों को उसी लेवल पे पढ़ाएंगे। तो ये काफ़ी ड्रॉबैक है हमारे जम्मू कश्मीर का, खास करके पर्टिकुलरली। लेट अस सी चेंजेस लाएंगे, शुरुआत तो बहुत पहले से कर ली है, ठीक है। तो उसके बाद मेरी लास्ट पे पर्सनल आपको सजेशन रहेगी, अगर आप नीट की तरफ जा रहे हैं, जेई की तरफ जा रहे हैं, या फिर आर्ट्स भी ले रहे हैं, हमारा इंस्टीट्यूट तो पर्टिकुलरली तीनों फील्ड्स के एक्सपर्ट टीचर्स के साथ करा रहा है। आप 1 दिन आइए, 2 दिन आइए, डेमो क्लास लीजिए। अगर आपको ऑनलाइन भी देखो, 11th में जब बच्चा पहुंचता है या 12th में जाता है, मोस्टली क्या करते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त, और 3500-4000 में 2 साल के लिए वो पढ़ाते हैं, मतलब मैं सैल्यूट करता हूँ, बात आ रही समझ में। कहने का मतलब है वो चीज का फायदा कौन बच्चा उठा सकता है,
जो बच्चा सिर्फ सिंसियर होगा, अपने आप के साथ लॉयल होगा, बस दैट्स इट। अदरवाइज वो ऑनलाइन ले तो लेगा लेकिन उसको कंसिस्टेंटली चला नहीं पाएगा साथ में। इसलिए आप जहां भी हो आपको ऑफलाइन जरूर रखना है साथ में। आपने हफ्ते में क्या पढ़ा, आपने जैसे सर्वजोत भी कंटिन्यूअसली मुझे बताता रहता था, ये मैंने सिलेबस पढ़ लिया सर, इसका टेस्ट है। अतिका भी बताती रहती थी कि सर मैंने ये पढ़ लिया है, इसका टेस्ट है, ये हम देंगे। वो आते थे, टेस्ट भी देते थे। अगर देखो, अगर फी की कोई प्रॉब्लम है, वो कोई बिल्कुल वो माइंड में नहीं लाना। बात करें, बात करके जितनी फी कम हो सकती है वो हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और अगर फ्री भी पढ़ाना पड़ा किसी बच्चे को, ऐसा कोई नीडी है, कोई बात नहीं, हम फ्री भी पढ़ाएंगे डेफिनेटली। ये मेरे वर्ड से मैं करूंगा ये चीज, ठीक है। तो आपको मेरी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, ये याद रखना, आप सिर्फ ऑनलाइन पे डिपेंड नहीं रहना, सिर्फ ऑनलाइन पे डिपेंड नहीं रहना, ये मेरी बात याद रखना। ऑफलाइन यहाँ आओ, जहां भी जाओ, जम्मू जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, ऑफलाइन जरूर कनेक्टेड रहना, चाहे आप सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए कनेक्टेड रहो, जरूर कनेक्टेड रहना। बस दैट्स इट, यही मेरा कहना था। थैंक यू। Now I would like to call away sir on the dice again. देखो, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, चाहे नीट की बात हो, चाहे जेई की बात हो, आप सबको बताया इन सब ने। बट मतलब study routine what we have to follow in 11th and 12th. सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लासेस के अलावा जो क्लासेस आपकी होती हैं 5-6 घंटे की क्लासेस है ना, उसके अलावा आपको सेल्फ स्टडी का जो है 3 से 4 घंटे का टाइम जो है 11th-12th की बात कर रहा हूँ, 3 से 4 घंटे जो है डेली आपको क्या करनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है। उसके अलावा जो टाइम बचता है आप बाकी चीज़ों में एफर्ट कर सकते हो, लेकिन मिनिमम आपका जो क्लासेस के अलावा जो है 4 से 5 घंटे, फिर ड्रॉप एज में तो बढ़ जाता है, उसकी बात है। लेकिन अगर आप 11th-12th में हो तो आपकी क्लासेस के अलावा आपको 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी जो है Okay, thank you sir. कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करो। अगर आप अभी मतलब आपका स्केड्यूल है कि आप 4 घंटे पढ़ रहे हो डेली, अब वो अगले दिन भी वो 4 घंटे ही होने चाहिए, ना उससे एक ज़्यादा ना उससे एक कम। अगर किसी भी कारण आप 2 ही घंटे पढ़ पाए, अब उसको मेंटेन करने के लिए आपको जो पीछे 2 घंटे छूटे हुए हैं ना, वो कवर करने हैं। सर अगर हम स्कूल के साथ कोचिंग करेंगे या सिर्फ कोचिंग में, इसमें से बेस्ट कौन सा है? स्कूल तो आपको करना ही है क्योंकि वो एक रिक्वायरमेंट है। नहीं मतलब क्लासेस कोचिंग करेंगे। अगर आपके पास ऑप्शन है डमी का तो यू कैन गो विद डमी। हम खुद भी डमी स्कूल से थे तो हमने प्रेफर की थी कोचिंग। अगर ऑप्शन है तो जा सकता है, अगर नहीं है तो फिर करना पड़ेगा। ऑप्शन है तो बिल्कुल करना चाहिए। सर एक्चुअली मैं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ, बहुत ज़्यादा, अलग ही लेवल पर। वो मैं उस चीज़ का बताओ कि कैसे मैं मैनेज करूँ। हाँ, देखो, ओवरथिंक का मैंने पहले ही बताया था कि ओवरथिंक का मसला क्या है। ओवरथिंकिंग एक ऐसी चीज़ है, ओवरथिंकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसका मसला क्या होता है, लॉन्ग टर्म पे बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आज आपने किया, कल किया, परसों किया, आप इसको नॉर्मल समझते हो कि ऐसा होता है, बट एक टाइम के बाद बहुत इफेक्ट करेगा। सबसे पहली चीज़, आपके माइंड में जो आप ओवर थिंकिंग करते हो, एक पेज उठाओ। क्या करो, एक पेज उठाओ, उस पर लिखो, जो आ रहा है माइंड में लिखो। देन उसके बाद पेज को फाड़ो और डस्टबिन में फेंक दो। दैट्स इट। पहली चीज़ ये है, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज़, यार बुरा ही क्यों सोचना। ओवर थिंकिंग में हम अपने बारे में बुरा ही सोचते हैं ना, अच्छा सोचो उसकी जगह। ये भी तो हो सकता है एक ऑप्शन। और दो मेन चीज़ें ओवर थिंकिंग ये है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको क्या करना है, एक्टिव रिकॉल करना है। मतलब जो चीज़ें आपने दिन को पढ़ी ना, मतलब जैसे आप बैठे हो, आपने उस ओवर थिंकिंग की जगह पे ये चीज़ें लानी है। क्लियर, समझ गए? देखो मैं तुम्हें एक चीज़ ऐड करता हूँ। देखो ओवरथिंक का रीज़न क्या है, स्टडी में लैक, तभी ओवरथिंक होगा ना। हाँ यार मैंने पढ़ा नहीं, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, वही रीज़न है ना। अगर आप अपने डिसिप्लिन, अपने टाइम टेबल में एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लाते हो, मतलब आपने डिसाइड किया आपको बायोलॉजी का एक पार्ट, एक क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15, एक फिक्स करो। आपको ओवर थिंकिंग कम कैसे करनी है, आपको एक पार्ट फिक्स करना है, मुझे एक दिन में इतना पढ़ना है, और बहुत लिमिटेड रखना है। हम क्या करते हैं, एक चैप्टर, 2 चैप्टर, ऐसे नहीं होता है। बहुत लिमिटेड सा पार्ट आपको रखना है और उसको फिनिश करना है। आप जब उसको फिनिश करोगे ना, पीवाई को लगाओगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एक बार कॉन्फिडेंस आएगा ना, आपकी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। इसलिए आप बनी जो एकेडमिक है ना, उसको मेंटेन रखो, ओवर थिंक खुद खत्म हो जाएगा। बाकी
थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से भी हम देख सकते हैं, ओवर थिंकिंग में ये बहुत काम करता है। वट एवर यूर रिलीजन इज, आप अच्छे से फॉलो करेंगे ना, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा इस चीज़ में ओवरकम करने। थैंक यू। मेंटल हेल्थ की जहाँ बात आती है उस पर मैं हमेशा बात करना चाहता हूँ। मैंने खुद सफ़र किया है बहुत ज़्यादा। मैं एक बार रात को ऐसे ही ओवर थिंकिंग कर रहा था, सोच रहा था कुछ, तब मैंने लिखना शुरू किया। मैंने एक नावल लिख दी, आपको पता है। देन उस आपको पता है उस नावल पे मुझे अपने यूनिवर्सिटी में फर्स्ट प्राइज़ मिला एज अ राइटर। देन मैं फिर अभी नहीं, लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो, लिटरेचर में इंटरेस्ट है, ये चीज़ आगे काम भी देगी, लेकिन अभी तो इफेक्ट करेगी। सो मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, अगर सोचते भी हो तो अच्छा सोचो। और एक्चुअल में ये है कि इसको मतलब आप सप्रेस मत करो। आप अगर आप सोचोगे ना मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये चीज़ बहुत इफेक्ट करेगी आपको। इसको नॉर्मल समझो, चलो हो रहा है तो हो रहा है, बट ज़्यादा सप्रेस नहीं करना, आस्ता आस्ता कम करना है, तो देन इंशाल्लाह बेहतर होगा। भी बताने वाले थे कि हमें नीट के लिए कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए। तो जैसे कि आपने एक्सपीरियंस किया है, तो आप हमें एडवाइस दो कि हमें कौन सी बुक्स जो है नीट के लिए प्रेफर करनी चाहिए और क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए उन बुक्स को पढ़ने के लिए। आपने कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन की होगी, या तो ऑफलाइन या तो ऑनलाइन, ठीक है। उसके जो लेक्चर्स हैं, सबसे पहले आपको नोट्स प्रॉपर से बनाने हैं, हर एक चीज़ ऐड ऑन करनी है उस नोट्स में, ठीक है। अब उसके बाद उन नोट्स को रिवाइज करना है। एज सच ना ही बायो के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी है, ना ही केमिस्ट्री के लिए, सिर्फ स्टिक टू द एनसीईआरटी। अगर आप मतलब एनसीईआरटी पढ़ने में लैग कर रहे हो, तो जो वीडियोस ऑफलाइन कोचिंग आप अटेंड कर रहे हो, जो वीडियोस लेक्चर देख लियो, ये इसी के लिए तो है। आपको वो चीज़ें मतलब कि वहाँ थोड़ी चीज़ें क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड लिखी हुई हैं, थोड़ी चीज़ें छुपा के लिखी हुई हैं, सारी चीज़ें बाहर निकल के नहीं आ पाती हैं आसानी से। अब जो भी आप कोचिंग अटेंड कर रहे हो, वो इसी चीज़ के लिए है कि ताकि आप इन चीज़ों को ईजिली समझ पाओ। लेक्चर अटेंड कर रहे हो, नोट्स प्रॉपर बनाए। मैं एक बात कहता हूँ कि आज आपकी फॉर एग्जाम्पल क्लास हुई 1 घंटे की किसी भी टॉपिक पे, है ना, क्लास खत्म होते ही आधे घंटे 1 घंटे उसको एक बार थरोली पढ़ लो। फिर घर आके सिर्फ एक ही काम करो, क्वेश्चन सिलेक्टेड कर लो, 20 सिलेक्ट किए इस टॉपिक के, 30 किए, वो सॉल्व कर लो। एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन करो, रिवाइज रखो। मतलब अगर 5 दिन होती है ना क्लास, 2 दिन आप सिर्फ रिवीजन के लिए रखो। अगर मतलब कॉम्पिटिटिव क्रैक करने का सबसे मतलब बेस्ट मेथड है कि रिसोर्स लिमिटेशन और रिपीटिशन, समझे। जितना आप रिपीट करोगे, जितना आप रिसोर्स लिमिटेड रखोगे, मतलब देखो 100% कंटेंट है, ठीक है। अगर आपको 80% मिल रहा है ऐसे ही, तो वो 80% ले लो ना, उस 20% के पीछे क्यों भाग रहे हो। वो उस 20% तब आप कर पाओगे जब ये 80% आपका कवर होगा। हम क्या करते हैं, उस 20% के पीछे भागते हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं। जो 80% वो हर जगह से मिल रहा है, लेकिन आपको उसको ग्रैब करना है। देखो क्या बात है कि आपने बात की ना बुक्स के रिलेटेड। एक नीट एस्पिरेंट के पास मेरे अकॉर्डिंग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्री वैक्यू, इतनी चीज़ें अगर हैं तो उसके पास इनफ मटेरियल है अपना एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, बहुत इनफ मटेरियल। और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मैं भूल गया, जो भी आप चैप्टर पढ़ते हो ना, चैप्टर वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आप क्या लगता है आपको इतनी मोटी नोटबुक पढ़ लोगे? नहीं, आपके हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, हर चैप्टर के फार्मूला होने चाहिए। क्योंकि नीट में इतना कोई डीप क्वेश्चन नहीं आता है। मतलब 20% आएगा, उस 20% के बिना भी आपकी सिलेक्शन हो सकती है। इसलिए आपको मैक्सिमम जो चीज़ें आएंगी वो मेमोराइजेबल होगी, मतलब आप एक बार देखो। बिल्कुल, आपको शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है बनाने लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। देखो आपने साल भर पढ़ा, आपका मेमोरी तो इतनी शार्प नहीं है ना कि पूरे साल का एक दिन पढ़ा और लास्ट डे याद होगी। किसी की होगी भी, 1% होते हैं ऐसे भी। लेकिन शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करते हैं। आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, एग्ज़ाम से पहले उनको रिवाइज करें। देखो एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जिसको आप जितनी बार पढ़ोगे, अभी अभी कितनी बार पढ़ी होगी हमने, अगर वापस पढ़ेंगे ना फिर कोई चीज़ नहीं पता चलेगी हमें। एनसीईआरटी ऐसी बुक है, हर बार कुछ ना कुछ नया चीज़ आपको मिलती है। कभी ऐसा मत बोलना कि आज सर ने पढ़ाया, एनसीईआरटी पढ़ ली, बात खत्म। मैक्सिमम टाइम एनसीईआरटी पढ़ो, बायो की मैक्सिमम टाइम एनसीईआरटी पढ़ो। थैंक यू। इसके लिए मैं एक बुक बताना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई सॉल्व करना चाहता ही है, मतलब चाहता है कि आप कोई बुक सॉल्व करो, एस.एल. अरोरा। अगर किसी की फिजिक्स बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, तो आप ये बुक लगा सकते हो। जिसको बिल्कुल न्यूमेरिकल सॉल्व करने अगर 11th-12th में ड्रॉप ईयर में नहीं, 11th-12th में अगर आप हो, आपको लगता है न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं होते, बिल्कुल मतलब भी नहीं आते। हाँ, देन आप एस.एल. अरोरा लगा सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट बुक है बेसिक्स के लिए। कोई सर बताएंगे कुछ आपको?
बायो की बात करें तो बायो हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड है, जोलॉजी और बॉटनी। जोलॉजी तो हमारे लिए बहुत रिलेटेड है, बट बॉटनी रिकॉल करने में मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो फिर बॉटनी को कैसे रिकॉल करें, क्योंकि वो पूरा प्लांट्स से रिलेटेड और प्लांट्स हम इतने फैमिलियर नहीं है, तो फिर उसको हम कैसे रिकॉल करें। और मोस्टली नीट में अगर मैं 2025 की बात करूँ तो बॉटनी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था, तो फिर उसको कैसे रिकॉल किया जाए, क्योंकि जोलॉजी हो जाती है, बॉटनी में बहुत डिफिकल्टी आती है। हम चैप्टर्स को अलग अलग लेने शुरू कर लेते हैं। लिविंग वर्ल्ड को अलग ले लिया, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन को एक अलग चैप्टर मान लिया, प्लांट किंगडम को अलग मान लिया, मार्फो को अलग मान लिया, वहां पे मसला आता है। अगर आप इस पूरे को एक चीज लेके चलो, आपको लगे कि देखो सबसे पहले क्या लिविंग वर्ल्ड, लिविंग के बारे में बताया है, देन उसके बाद बायोलॉजी क्लासिफिकेशन जहां हमने क्लासीफाई किया है, क्या किया, उसको क्लासीफाई किया है, उसको पूरे को एक लेना है। जब क्लासीफाई किया है, मोनीरा, प्रोटिस्टा और फंजाई हमने किसमें पढ़ लिए, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में। प्लांटी का एक अलग आ गया, आपने कनेक्टेड में पढ़ना है कि उसमें क्या था, इसमें क्या था, रिलेट करके पढ़ना है। इस तरीके से अगर आप बॉटनी को लेके चलोगे तो इस तरीके से क्या रहेगा, अगर पूरी कनेक्टेड रहेगी तो आपका हमेशा से कनेक्शन बैठेगा। और वही चीज जो मैंने आपको पहले बताई थी, आपको क्या करना है, सबसे पहले दिन आपने लिविंग वर्ल्ड उठाया, आधा जो है रिकॉल किया कि ऐसा था ऐसा था ऐसा था, आपने क्या किया, आधा रिकॉल किया। दूसरे दिन वापस स्टार्टिंग से वहां तक रिकॉल किया। अगर पहले दिन आपको 20 मिनट लग रहे थे, आधा घंटा लग रहा था, अगले दिन 10 मिनट ही लगेंगे सिर्फ। फिर ऐसे करते करते एक दिन ऐसा होगा, आपके एक महीने बाद आप बायो के बॉटनी के 10 चैप्टर जो होंगे वो आप आधे घंटे में रिकॉल कर लोगे। उससे क्या होगा, आपको एग्जाम्पलें भी याद, एक चीज और, ज्यादातर जो है एग्जाम्पल हम ट्रिक्स से याद करते हैं, तो एग्जाम में जाके हमको ट्रिक्स ही भूल जाती हैं। एग्जाम्पलें कहाँ से याद आएंगी। कुछ चीजें चलो ठीक है ट्रिक्स के लिए, और बाकी क्या करो, रटा लगाओ, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसको बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो, और वो बैठेंगी माइंड में। और बॉटनी को अलग अलग चैप्टर मत मानो, एक लेके चलो, तो देन इसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। हम्म हाँ, मैं बताता हूँ। आपने जैसे फॉर एग्जांपल आज आपने क्या किया, लिविंग स्टार्टिंग से उठाते हैं, लिविंग वर्ल्ड उठाया, आपने रिकॉल किया। लिविंग वर्ल्ड में आपने कहाँ तक रिकॉल किया, जहाँ पे वो टेक्सोनॉमी वगैरह स्टार्ट होती है, जहाँ से स्पीशीज वगैरह वो सब आता है, वहां तक आपने रिकॉल किया। रिकॉल करते टाइम अगर आपके माइंड में कोई चीज़ नहीं आती, कोई भी चीज़ आपके माइंड में नहीं आ रही है, आपको बुक नहीं, उसी इंस्टेंट बुक नहीं खोलनी है। जब वो रिकॉल खत्म हो जाएगा, उसके बाद जहाँ पे आपको लगेगा कि ये चीज़ मैं भूल गई थी, किसी की एग्जांपल भूल गई, देन आपको वो देखनी है। नेक्स्ट डे आपको वापस स्टार्टिंग से करना है। नेक्स्ट डे जैसे आपने आगे हायरार्की वगैरह पढ़ा, देन उसके बाद वो हर्बेरियम वगैरह शायद वो तो डिलीट हो गया, चलो जो आगे वाला पार्ट है आपने वो पढ़ा, लेकिन उससे पहले आपको पहले दिन वाला रिवाइज करना है। जो चीज़ें आपको पहले दिन भूली थी उससे कम भूलने लगेंगी। जब तीसरा दिन आएगा, तीसरे दिन आप लिविंग वर्ल्ड भी करोगे, साथ में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आधा करोगे। चौथे दिन आप लिविंग वर्ल्ड भी करोगे, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन पूरा करोगे। पांचवें दिन आप लिविंग वर्ल्ड भी करोगे, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन भी करोगे, प्लांट किंगडम आधा करोगे। इस तरीके से जब आप लेके चलोगे ना स्टार्टिंग से डेली, नहीं टाइम लगता, लिटरली नहीं टाइम लगता। मेरा एक फ्रेंड था, हमने एग्जाम से पहले कॉल पे रिकॉल किया था। जैसे ये है ना, ऐसे हम बात कर रहे थे कि लिविंग वर्ल्ड में ये होता है, ये होता है, ये होता है। 11th की पूरी बायो उसने की, 12th की मैंने की। इसमें टाइम नहीं लगता है, मतलब आप जब अगर आप इसको हैबिट बना लोगे ना अपनी, तो तब आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो इससे आपको चीज़ें याद भी रहेंगी, और कभी आपको टेस्ट के लिए रिवीजन भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये बहुत बेस्ट टेक्निक होती है। थैंक यू। देखो देखो पॉडकास्ट का मैं एक मसला बताता हूँ आपको। यूट्यूब पे बहुत सारे पॉडकास्ट मिल जाएंगे, जिनमें क्या है, वो चैप्टर्स पूरे पूरे क्या करते हैं, रिवाइज करवाते हैं। पॉडकास्ट का मैंने खुद यूज़ किया था, लेकिन मैं सोते टाइम यूज़ करता था। जैसे फ़ोन है ना, फ़ोन पास ओवर थिंकिंग होती थी ना, उससे कम करने के लिए जैसे लिविंग वर्ल्ड का लगा दिया, और मैं टाइमर सेट कर दिया कि जो फ़ोन है वो 1 घंटे बाद खुद की खुद वीडियो बंद हो जाएगी। पास में रख दिया, थोड़ा वॉल्यूम कम करके, तो उससे क्या होता था, मैं सुनता रहता था। उसको आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप पढ़ाई के टाइम पे पॉडकास्ट यूज़ करोगे, वो इफेक्टिव नहीं है। हाँ, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। या फिर सोते टाइम अपने फ़ोन थोड़ा लो वॉल्यूम में रखा, पास में रखा, पॉडकास्ट लगाया, आपको ध्यान रहेगा। जब सुबह उठोगे आपको लगेगा अच्छा वहाँ पे टीचर पहुँचा था तो मैं सो गई थी या सो गया था। देन दूसरे दिन आपको क्या करना है, वहीं से आगे लगाना है। ये भी चीज़ें भी अच्छी हैं, इफेक्टिव हैं, बट ये उसी चीज़ के लिए है कि पैसिव के लिए है, मतलब एक्टिव नहीं। आप लेक्चर आप सोचोगे मैं वहीं से पढ़ूंगी, देन ये तो नहीं हो सकता। तो इस वजह से उसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। मतलब एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पे जंप कर रहे हो ना, बेस्ट मेथड है कि ब्लैंक पेपर उठाओ, पिछले वाले चैप्टर का जो भी जितना भी कंटेंट आपके माइंड में है, उस ब्लैंक पेपर पे आप लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, ऐसे ही लिखो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि पूरा चैप्टर उतारो, ऐसे ही मतलब रिवाइज करो उसको, जितना भी कंटेंट आपको याद है। बाकी
उसमें जो बच गया बुक खोलो और देख लो। बेस्ट मेथड, इजी मेथड, आसानी से आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और जब दूसरे चैप्टर में आप शिफ्ट करोगे तो आपको आसानी भी हो जाएगी। और ये चीज़ें अगर आप अभी से 11 से ये चीज़ें फॉलो करोगे ना, मतलब रिवीजन के लिए, मतलब विदाउट बुक, जितना कंटेंट आपको याद आए वो पहले खुद से लिखो, बाकी जो बच गया वो बुक से देखते रहो। आस्ते आस्ते जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो आपका मेथड, मतलब आपके रिविजन्स इतने फास्ट प्रैक्टिस हो जाएगी, आप मतलब 1 घंटे में 10 चैप्टर मतलब ऐसे रिवाइज कर दोगे खुद से। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आप। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रह गई थी। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन किया, आप उस पे पेन से टिक लगा देते हो, ये हो गया। ऐसा करते हो ना? हम ऐसे ही करते हैं। हमने क्वेश्चन किया, उस पर टिक लगाया, ये हो गया। जो नहीं हुआ उस पर सर्कल कर दिया। जब हम उसी क्वेश्चन को वापस रिवाइज करते हैं कुछ 4 या 5 दिन बाद, माइंड को ऑलरेडी पता होता है ये क्वेश्चन मैंने कर रखा है, वो क्वेश्चन नया लगता ही नहीं है। देन उसके बाद वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का फायदा ही नहीं है। आप एक टेक्निक यूज करो, जो क्वेश्चन आपसे हो गए उनको टिक नहीं लगाना है, उनको टोटली ब्लैंक छोड़ देना है। आपको लगता है कि मतलब वो सर्टिफिकेशन आती है जब हम टिक मारते हैं, बट उसको आपको अवॉइड करना है। क्लियर? जैसे हम कोई भी पीवाईक्यू का क्या होता है, जब हम सॉल्व करते हैं एक बार, हम उसको टिक मार देते हैं, अगली बार माइंड में पता होता है अच्छा इसका आंसर यही था, वो कहीं ना कहीं याद रह जाता है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर वो टिक नहीं मारोगे, उसको मार्क नहीं करोगे, उससे बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। पहली चीज़ ये होगी, आपको वो क्वेश्चन नया लगेगा। जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन नया लगता है वैसा नया लगेगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते आप सिर्फ उन्हीं को सर्कल करो, बाकी पूरा जो है उसको ब्लैंक छोड़ दो। क्लियर? आपको यहाँ लग रहा है ना कि आप सीबीएसई के ऊपर डेमो पास हो, वहाँ वो आपको बोलेंगे ऐसे वहाँ पे वो जैसे मैंने पढ़ा नहीं है, नहीं ले सकता। वाइब्रेंट एकेडमी उसका लिंक है। डाउट ऑनलाइन तो क्लियर नहीं होता, उसी टाइम में करा तो कहाँ ढूंढ के देखिए उस चीज़ में आइडिया नहीं पढ़ाते हैं, अब तो उनको जज करने चले, तो इसके कहने पे टीचर चेंज करा, ये खुद ही 11th में चेंज करा, वो खुद ही 11th में। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक टीचर चाहे थोड़ी जितने भी कह रही है कि टीचर अच्छा है, आप एक टीचर को 2-3 मिनट ट्राई करो, सॉल्व करो, ट्राई उसी टॉपिक के रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व